फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो है टेस्ट डिस्कशन का, जिसमें हम लोग एक टेस्ट डिस्कस करेंगे। टॉपिक है रोटेशन एंड ग्रेविटेशन। और जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया था वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक को क्लिक करें और टेस्ट दे करके और तब हम लोग ये डिस्कशन का फ़ायदा उठाएं, तो दैट वुड बी मोर बेटर। चलो एक एक करके क्वेश्चन आ रहे हैं, हम लोग फटाफट हम लोग चाहें तो अभी भी पॉज लगा करके ज़रूर कर सकते हैं। टेस्ट दिए हों तो बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन आया, चलो इसको देखा जाए भाई और इस पर ट्राई किया जाए। चलो पॉज लगा करके ट्राई कर लो। A body is projected vertically upward from the surface of a planet of radius r, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। चलो एक प्लैनेट है जिसका कि रेडियस r गिवन है, यहाँ से हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया वर्टिकली अपवर्ड। चलो वर्टिकली अपवर्ड हम लोगों ने प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है, विद ए वेलोसिटी इक्वल टू हाफ द एस्केप वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी जो दिया है वो हाफ ऑफ द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट है, और ये पूरा प्लैनेट है अपना। ठीक है भाई, समझो कि अर्थ ही है या मार्स है या जुपिटर है, जो भी है, लेकिन ये पूरे प्लैनेट के सरफेस से थ्रो किया गया है और हाफ ऑफ द एस्केप वेलोसिटी से। ठीक है। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी ईच, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी, ये हमें निकालना था। तो मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करेगा ये, क्योंकि भाई एस्केप वेलोसिटी से कम दिए हो स्पीड, इसलिए ये मैक्सिमम हाइट सर्टेन हाइट अटेन करके और ये वापस आ जाएगा अर्थ पे, एस्केप नहीं करेगा। ये हाइट का वैल्यू ही तो हमें कैलकुलेट करने हैं, ये तो क्लियर है भाई। ठीक है, तो इसके वेलोसिटी से हाफ वैल्यू दिया है तुमने, तो इसमें सिंपल सा लॉजिक यही हो सकता है भाई कि जैसे जैसे ये इस प्लैनेट के बाहर जाएगा, जैसे जैसे ये अवे जाएगा, वैसे वैसे इसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होता जाएगा, स्पीड डिक्रीज होता जाएगा, और जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा उस समय इसका स्पीड क्या हो जाएगा भाई, फाइनली स्पीड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जीरो। फाइनली स्पीड हो जाएगा जीरो, मीन्स काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो जीरो हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी विल बिकम जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी जो होना है वो तो हो ही जाएगा, गेन होगा पोटेंशियल एनर्जी में। सो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स है, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि लॉस होगा ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन। हम लोग ऐसा लिख रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी समझ सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, समझो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर कौन सा मोशन भाई, फॉर अपवर्ड मोशन। ये अपवर्ड मोशन जो होगा इसका अप टू मैक्सिमम हाइट, उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग क्या लिखेंगे भाई, तो कुछ लॉस हो रहा है, लॉस किस चीज़ में हो रहा है, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यही होगा। क्योंकि कोई हमारा डेसिपेटिव फोर्स नहीं है, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, इसलिए ये हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, इसलिए जो हमारा काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा अपवर्ड जाने में, उतना पोटेंशियल एनर्जी का गेन जरूर होगा। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना है भाई, तो पहले था हाफ mu², बाद में क्या हो गया भाई, तो जीरो हो गया, तो इतना लॉस हो गया। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो mgh ऐसा नहीं लिखेंगे, mgh ऐसा नहीं लिखेंगे, क्योंकि mgh गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होता तो है, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है अगर h हाइट उठाया जाए तो, बट ये तभी होता है इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r, मीन्स रेडियस ऑफ द प्लैनेट के रिस्पेक्ट में वेरी वेरी स्मॉलर हाइट ले जाएं तब। अब अर्थ के लिए 2-4-10 किलोमीटर ले जा रहे हैं, 100 किलोमीटर भी ले जा रहे हैं, तब भी चलो काम चल जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा हाइट लेके जाएंगे कंपेरेबल टू रेडियस, तो नेग्लिजिबल जब ना हो रेडियस ऑफ अर्थ के रिस्पेक्ट में, रेडियस ऑफ द प्लैनेट के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। इसका मोर एक्यूरेट फॉर्मूला जो है वो हम लोग अप्लाई करेंगे, दैट इज फाइनल में पोटेंशियल एनर्जी निकालो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालो, यही हमारा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी या लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जब भी निकालना होगा इस हिसाब से काम करेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी लॉस लिख दिया, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारा जो h हाइट पे है माइनस जो जीरो हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी है वो लिखेंगे, और ये कितना हो गया भाई, तो हाफ mu² हो गया, और h हाइट पे जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला माइनस gmm बाई रेडियस। तो भाई h हाइट पे हमारा रेडियस हो जाएगा कैपिटल R प्लस h, मतलब सेपरेशन हमारा ये हो जाएगा, सेपरेशन पे ही तो होता है। टू मास सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था, तो टू मास सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस gm1 m2 डिवाइडेड बाई सेपरेशन, यही होता है पोटेंशियल एनर्जी, तो इसी का यूज़ करेंगे हम लोग। तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है ये हमारा h हाइट पे, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हाइट पे क्या हो जाएगा, तो वो होगा माइनस gmm डिवाइडेड बाई ये r, क्योंकि इनिशियली तो भाई सरफेस पे था तो इसलिए ये हो गया। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी में गेन, और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी में लॉस। इस हिसाब से हम लोग काम करेंगे, और यहाँ पे
एक चीज़ और जो हम लोग यूज़ कर पाएंगे, कभी भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा स्पीड मिला है वो हाफ ऑफ द, तो स्पीड जो इनिशियल यू जो मिला है वो हाफ ऑफ एस्केप वेलोसिटी मिला है। इट मीन्स हाफ ऑफ और एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, √2gm/r। आर ये रेडियस है और ये कैपिटल एम मास है, और इधर जो थ्रो कर रहे हैं समझो वो स्मॉल एम मास है। तो ये है दैट इज, इस तरह से हम लोगों ने यू निकाल लिया। तो यू स्क्वायर कभी रिप्लेस करना पड़ जाए तो हम लोग यू स्क्वायर का वैल्यू रख सकते हैं। कितना भाई, तो 1/4, और ये हो जाएगा दैट इज 1/2gm/r। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं जब भी ज़रूरत पड़े तो। यू स्क्वायर का वैल्यू ये है, यू स्क्वायर का वैल्यू स्क्वायर करोगे तो ये 1/4 हो जाएगा, और ये 2gm/r हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज हाफ ऑफ gm/r हमें मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब यहाँ पे हम लोगों को काम करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो gm के टर्म में आ रहा है तो यू स्क्वायर को रिप्लेस करने पड़ जाएंगे हमें। तो यहाँ पे हम लोग रिप्लेस करते हैं। चलो भाई, तो ये आया हाफ m, और यू स्क्वायर को लिखूँगा हाफ gm/r। ठीक है, तो g कैपिटल M/2r ऐसा लिखा हमने। चलो बहुत बढ़िया। और यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, तो माइनस माइनस ये प्लस हो चुका है, सो gmm/r, gmm/R और माइनस gmm/r प्लस h। तुम्हें निकालना है h का वैल्यू कितना हाइड्रोजन हुआ है, gmm सब न्यूमरेटर में से क्या हो जाएंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे। सब न्यूमरेटर में से क्या हो जाएंगे भाई, तो कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो ये क्या बच गया, तो 1/4r बच गया। तो 1/4r इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया 1/r और ये हो गया -1/r प्लस h। अब इसके अकॉर्डिंगली हमें h निकाल देने हैं, तो ठीक है भाई, तो 1/r प्लस h। अगर हम लोग इसको लिखें तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर ले गए समझो, तो ये मिल गया 1/r माइनस 1/4r। तो ये क्या हो जाएगा, 1/r माइनस 1/4r अगर लिखें हम लोग तो 3/4 इंटू 1/r ऐसा हो जाएगा। 1/r x माइनस x/4 है समझो, तो हमें 3/4x मिल गया। चलो इस तरह से मिल गया। तो यहाँ से अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें अगर, तो 3r प्लस 3h, 3r प्लस 3h लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो ये हो गया 3r प्लस 3h इज इक्वल टू 4 कैपिटल R। और यहाँ से हमें h का वैल्यू मिल जाएगा, 3h का वैल्यू मिल गया, 3h का वैल्यू 4r माइनस 3r दैट इज r। सो h का वैल्यू मिल गया हमें r/3। तो r/3, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो तो ये r/3 ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बाकी कंसेप्ट की कोई परेशानी नहीं है, ये कंसेप्ट तो यही अप्लाई करने हैं और कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करने हैं, बस यही काम करने हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है बोर्ड पे करते करते कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, चलो, लेकिन लॉजिक आपको पकड़ के रखने हैं और कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करने हैं। ठीक है, 100 बार करें तो टीचर से भी एक आध बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होने चाहिए। और h का वैल्यू तुम्हें मिल गया। क्या किया, लॉजिक क्या अप्लाई किया भाई, तो लॉजिक अप्लाई सिंपल किया कि जैसे जैसे ये अपवर्ड हाइट आएगा पोटेंशियल एनर्जी में तो गेन होगा बट काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, क्योंकि फाइनली काइनेटिक एनर्जी हमारा 0 हो जाना है, क्योंकि स्पीड 0 हो जाना है। इसके बाद तो ये वापस आ जाएगा। तो ठीक है भाई, अपवर्ड जा रहा है फिर ये अपना वापस आएगा। तो मैक्सिमम हाइट अटेन निकालना था, तो अपवर्ड जर्नी के लिए हमने लिखा, अपवर्ड जर्नी के लिए जो भी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुए हैं वो अपीयर हो रहा है गेन इन पोटेंशियल एनर्जी में, इसलिए गेन इन पोटेंशियल एनर्जी का हमने इक्वेशन लिख दिया। और पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा ये वाला एक्सप्रेशन यूज करने पड़ेंगे, यही वाला यूज करने पड़ेंगे। स्टार्टिंग में सेपरेशन स्मॉल m और कैपिटल M का जो सेपरेशन था वो ये था, इसलिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में ये सेपरेशन R यूज करने हैं, कैपिटल R। और फाइनली जब यहाँ पे है तो इनका जो सेपरेशन है, तो उस कंडीशन में जो सेपरेशन है स्मॉल r, वो हमें ये वाला यूज करने पड़ेंगे। और इस स्मॉल r का वैल्यू क्या है भाई, तो कैपिटल R प्लस h है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी में, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग स्मॉल r का वैल्यू यूज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, इसको ट्राई किया जाए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, ट्राई करते चलो, बीच में पॉज लगा करके, जैसे ही न्यू क्वेश्चन आए पॉज लगा देने हैं और ट्राई कर लेने हैं 1-2 मिनट जरूर। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट ए डायमीटर। तो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है भाई, तो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट ए डायमीटर। ठीक है भाई, अबाउट ए डायमीटर, तो यही है समझो डायमीटर। तो ID कितना है अबाउट ए डायमीटर, तो वो कितना होता है तो तुम्हें पता है, mr²/2 तो अपना स्टैंडर्ड एक्सिस के अबाउट होता है भाई।
और ये तुम्हें पता है कि दो डायमीटर अगर हम लोग समझें, एक ये आईडी हो गया एक्स एक्सिस के अबाउट, एक ये आईडी हो गया वाई एक्सिस के अबाउट, तो फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम लोग अप्लाई करते थे और इस जेड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते थे वो होता था आई एक्स प्लस आई वाई। तो ये भी तो भाई एक्स एक्सिस है, इधर हमारा वाई एक्सिस है, इसलिए आई डी प्लस आई डी इज ये स्टैंडर्ड एक्सिस मीन्स आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड लिखते हैं। तो 2ID लिखते हैं, वो आता है mr²/2 जो डिस्क का होता है। और ID का वैल्यू अगर डायरेक्ट ही लिखना चाहिए, इतना तो प्रैक्टिस से आ ही जाता है कि हम लोग डायमीटर के अबाउट हाफ कर देते हैं, जो स्टैंडर्ड एक्सिस के अबाउट होता है उसका हाफ कर देते हैं। तो क्योंकि ये डिस्क था भाई, तो जब डिस्क था तो उसके हिसाब से हम लोगों ने कर दिया भाई, mr²/4 है। चलो अबाउट ए डायमीटर इज आई, तो इसका मतलब जो क्वेश्चन में गिवन आई है वो हमारा आईडी क्या है, mr²/4 है। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मतलब डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर ही, ठीक है। एंड पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऑन इट्स रिम, अच्छा इसके रिम पे पास करता हुआ एक पॉइंट, इस रिम से पास करता हुआ एक्सिस, इसके अबाउट का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। मीन्स डिस्क हमारा तो वही है, डिस्क वही है और डिस्क का एक डायमीटर के अबाउट पता है, लेकिन इसके अबाउट हमें निकालने हैं। और ये जो है वो पूरे डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है एज पर द क्वेश्चन लिखा हुआ है भाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऑन इट्स रिम। तो भाई इसके अबाउट निकालने हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है भाई कि इसके पैरेलल चलने, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क है। तो ये वाला जो स्टैंडर्ड एक्सिस है, वो स्टैंडर्ड एक्सिस जो कि जेड एक्सिस है समझो, तो यही हमारा स्टैंडर्ड एक्सिस सेंटर ऑफ मास के अबाउट है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हमें m और n के अक्रॉस निकालने हैं, m और n एक्सिस के अबाउट निकालने हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट mn एक्सिस विल बी इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ICM प्लस md²। क्लियर है। और ICM कितना होगा, तो ये ICM कितना है भाई, तो mr²/2 है, वैसे तो हम लोग जानते हैं, लेकिन जो गिवन क्वांटिटी I है इसके रिस्पेक्ट में, इसके टर्म में अगर लिखना हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ID जब हमारा ये था तो ID ऐसे बनकर के 2ID, जो IZ होता है हमारा, वो तो ID और IZ जो होता है वो 2ID होता है कि नहीं, स्टैंडर्ड एक्सिस 2ID होता है। और ID ही हमारा I हुआ है, इसका मतलब IZ जो है हमारा IZ Z एक्सिस के अबाउट वो 2I है, Z एक्सिस के अबाउट 2I है एज पर द क्वेश्चन। जो पैरामीटर दिया है वो ये ID ही तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो ऐसा 2ID का होता है। तो ठीक है भाई, तो ICM विल बी इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हमारा 2I है, 2I गिवन इन द क्वेश्चन, प्लस md²। तो m और d का वैल्यू क्या है भाई तो d का वैल्यू तो कैपिटल R है, इसलिए ये हो जाएगा mr², 2I प्लस mr²। और mr² का वैल्यू क्या लिखेंगे भाई, mr² का वैल्यू अगर हम लोग लिखना चाहें I के टर्म में, तो जो I आया है वो mr²/4 है। I क्या है, mr²/4 है, इसलिए mr² को लिख सकते हैं 4I, mr² को लिख सकते हैं 4I, इसलिए 2I और प्लस mr² को लिखेंगे अगर 4I, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, तो ये मिल जाएगा 6I। क्लियर है बात, क्लियर है बात। ICM तो मिल गया, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उस हिसाब से ICM इज 2I और md² यानी mr²। तो mr² का वैल्यू क्या होगा, जब हमारा I ही है तो mr² का वैल्यू तो सिंपली हमें 4I मिल रहा है भाई, 4I मिल रहा है mr²। तो इसका हम लोगों ने यूज़ किया, क्योंकि I के टर्म में हमें आंसर चाहिए, तो 6I हो गया आंसर। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक, 6I हो गया हम लोगों का आंसर। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि IMN निकालना था तो IMN हमने निकाला, लेकिन वो तो होगा ICM प्लस md²। और ये जो ICM है एक्चुअली IZ है, Z एक्सिस के अबाउट, और प्लस ये md² मतलब mr² है। तो इस हिसाब से जो हम लोग IZ लिखे वो तो 2 टाइम्स गिवन एक्सिस है, क्योंकि जो गिवन जो I है वो तो हमारा डायमीटर के अबाउट है, और जो कि होता है डायमीटर के अबाउट वो होता है mr²/4, इसलिए ये हो गया। और mr² का वैल्यू हमने 4I लिखा, इसलिए तो फाइनली वैल्यू हमें 6I पे आया और आंसर टिक कर दिया। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, देखा जाए इसको, जरा जल्दी से ट्राई कर लो भाई। रेडी, 1 2 3 ट्राई करके हो गया फ्री। ए पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट एट कांस्टेंट स्पीड। अच्छा कोई बात नहीं है, सर्कुलर ऑर्बिट में चल रहा है भाई विद कांस्टेंट स्पीड, मींस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है भाई, स्पीड इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
ठीक है भाई। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, अच्छा रॉन्ग अल्टरनेट बताने हैं। इट इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, ये तो भाई करेक्ट है, वेरिएबल वेलोसिटी है। वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, भले ही स्पीड चेंज नहीं हो रहा बट डायरेक्शन इज चेंजिंग। यहाँ पे आए तो 2 मीटर पर सेकंड जे कैप है, यहाँ पे आए तो कुछ और है, यहाँ आए तो 2 मीटर पर सेकंड माइनस आई कैप है वेलोसिटी का वैल्यू, तो ये हमारा अलग वेलोसिटी हो जाएगा भाई। यहाँ पे आए तो 2 इंटू माइनस जे कैप है, यहाँ पे आए तो 2 इंटू आई कैप है, तो ये अलग अलग वेलोसिटी। वेलोसिटी इज वेरिएबल, सो ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट है, हमें रॉन्ग चाहिए, ये करेक्ट है। ठीक है भाई, ये करेक्ट है। इट्स एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा, और आई का वैल्यू क्या है भाई, तो एम आर स्क्वायर है और इंटू ये ओमेगा। तो देखो भाई एम आर स्क्वायर ये तो कोई चेंज होने जा रहा नहीं रहा है, और ओमेगा का वैल्यू भी चेंज नहीं हो रहा क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अगर हम लोग लिखना भी चाहे ओमेगा का वैल्यू तो v बाई आर लिख सकते हैं। इसलिए एंगुलर मोमेंटम ये है, एम वी आर भी हम लोग समझते हैं, एम वी आर, ना एम चेंज हो रहा है ना v चेंज हो रहा है ना r चेंज हो रहा है। एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू तो एटलीस्ट कांस्टेंट है। अब डायरेक्शन की बात, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका वैल्यू तो एम वी आर है बट इसका डायरेक्शन किधर है भाई, तो इसका डायरेक्शन होता है जिधर ओमेगा का डायरेक्शन होता है उधर ही होता है भाई, जिसका ओमेगा का डायरेक्शन। तो ऐसे अगर रोटेट कर रहा हो तो ये है ओमेगा का डायरेक्शन डॉट में। अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा हो तो डॉट में है डायरेक्शन। इसलिए यहाँ पे भी है तब भी ये एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट कर रहा है, यहाँ है तब भी एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ है तब भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इसलिए ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। सो ऑलवेज हमारा ओमेगा का डायरेक्शन यानी एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन डॉट की तरफ होगा। इसलिए एंगुलर मोमेंटम वैल्यू इज एम वी आर, और ये है किधर, हमेशा डॉट में है। अगर ये क्लॉकवाइज चल रहा होता तो क्रॉस में हो जाता। सो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या है भाई, करेक्ट है। ठीक है। इट इज मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, अच्छा एक्सेलरेशन भी तो भाई वेरिएबल है क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर इज चेंजिंग। देखो यहाँ पे है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो ये है एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका वैल्यू है वी स्क्वायर अपॉन आर। ना आर चेंज हो रहा है ना वी चेंज हो रहा है, वैल्यू तो सेम है बट डायरेक्शन इज चेंजिंग। यहाँ पे हमारा ए सी जो है वो इस डायरेक्शन में है यानी माइनस जे कैप में हो गया, यहाँ पे आए तो ए सी इधर है, यहाँ आए तो ए सी इधर है, मीन्स एक्सेलरेशन इज चेंजिंग इन डायरेक्शन, इसलिए ये भी हमारा वेरिएबल है। इट इज मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, जो कि करेक्ट बात कह रहा है भाई। ठीक है भाई। इट्स लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व है। लीनियर मोमेंटम तो होता है m इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी डायरेक्शन में तो चेंज कर रहा है भाई, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए ये कांस्टेंट नहीं है। सिंस वेरिएबल वेलोसिटी है इसलिए ये हमारा वेरिएबल है, मोमेंटम वेरिएबल है, लीनियर मोमेंटम इज वेरिएबल, इसलिए ये है इनकरेक्ट। ये क्या है भाई, तो इनकरेक्ट है। तो तुम्हें क्या चाहिए, रॉन्ग अल्टरनेटिव तो चाहिए, तो यही वाला रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो भाई बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जल्दी से इसको ट्राई मारो, रेडी 1 2 3, और तुमने ट्राई करके हो गए हो फ्री। चलो, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ इज 11। ठीक है भाई, ये तो होता ही है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। चलो अप्रॉक्सीमेटली 11 ही दिया है क्वेश्चन में, बहुत बढ़िया। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अ प्लैनेट हैविंग ट्वाइस द रेडियस एंड सेम मीन डेंसिटी एज द अर्थ। अच्छा, ये तो अर्थ के लिए है, मीन्स ये वैल्यू कितना होता है भाई, तो 2g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ, 2gm/r, ऐसा होता ही है, बिल्कुल होता है। चलो ठीक है भाई। तो अब ये जिसका मीन डेंसिटी तो सेम हो ऐसा प्लैनेट, न्यू प्लैनेट, चलो न्यू प्लैनेट ले लिया हमने, इसका मीन डेंसिटी मीन्स ये रो जो है वो सेम रहेगा, रो हमारा ज़रूर सेम है, लेकिन अब हमें निकालने क्या है भाई, तो निकालने हैं न्यू एस्केप वेलोसिटी। यहाँ से बताने हैं एस्केप वेलोसिटी डैश, ये निकालने हैं। तो मीन डेंसिटी हमारा सेम है और ट्वाइस रेडियस, अच्छा रेडियस डबल है भाई, इधर का रेडियस था r तो इधर का रेडियस है 2r। ठीक है भाई, मीन्स r डैश जो है हमारा वो 2r है। ठीक है,
और रो वही है। तो एम डैश भी निकाल लें, क्योंकि स्केल वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में भाई मास भी आता है, मास ऑफ द प्लेनेट एंड रेडियस ऑफ द प्लेनेट। तो रेडियस ऑफ प्लेनेट तो 2r हो गया, लेकिन मास क्या होगा इसका एम डैश भाई? तो पहले वाले के रिस्पेक्ट में हमें चाहिए, इसके टर्म में चाहिए, क्योंकि ये मास कंपेयर करेंगे तो इसका मास ऑफ अर्थ है, इसी के रिस्पेक्ट में चाहिए हमें। तो रो क्या होगा यहाँ पे भाई? तो 4/3 पाई आर क्यू। रेडियस यहाँ पे क्या है भाई? तो उसका क्यूब करने पड़ेंगे। तो भाई रो तो वही है, लेकिन ये 4/3 और पाई रेडियस तो है भाई 2r। तो 2r का क्यू करोगे तो 8 टाइम्स हो जाएगा, 8 टाइम्स रो इंटू 4/3 पाई और ये आर क्यू, क्योंकि इसका 2q 8 बन चुका है। तो यही वाला तो हमारा मास ऑफ अर्थ था, यानी 8 टाइम्स मास ऑफ अर्थ है किसका भाई? न्यू प्लेनेट का मास, ये इतना है। चलो बहुत बढ़िया, इतना जब पता लग चुका तो अब हम लोग इजीली इधर कैलकुलेट कर दें। सो स्केप वेलोसिटी डैश ये हम लोग लिखना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा √2gm डैश डिवाइडेड बाई r डैश। 2gm/r होता है, इसलिए अब प्लेनेट वाले का लिखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, तो 2 लिखा, g तो वही रहता है। m डैश का वैल्यू, तो m डैश का वैल्यू देख रहे हो 8 टाइम्स मास ऑफ अर्थ है। बिल्कुल सही बात है भाई, यहाँ पे मास ऑफ अर्थ था ये, ठीक है। डिवाइडेड बाई रेडियस, तो रेडियस तो 2 टाइम्स है रेडियस ऑफ अर्थ, 2 टाइम्स है रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ को हम लोग स्मॉल r से या कैपिटल R से रिप्रेजेंट किए हैं, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। r बोलें या रेडियस ऑफ अर्थ बोले, ऐसे r ही बोले की बात है यहाँ पे। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसमें अब क्या हुआ भाई? तो 2gme/r तो चाहिए ही, 2 और ये 8, तो यहाँ पे हम लोग सकता है ये 4 जो हो गया, इसको कैंसिल किया है, 4 वो बाहर जा करके 2 बन गया, और ये अंदर जो आया वो 2gme/re आया, और यही तो है, देख रहे हो ना, ये 2 से ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा 8, तो ये जो 4 बचा वही 4 बाहर गया है, वो 2 है, ठीक है भाई। और ये आ गया √2gm/r दैट इज 2 इंटू, और ये वैल्यू है कितना? तो 11 किलोमीटर पर सेकेंड। इसलिए क्या आ गया हमारा आंसर भाई? तो 22 किलोमीटर पर सेकेंड इज द न्यू वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द न्यू प्लेनेट, ठीक है। तो 22 किलोमीटर पर सेकेंड का ये हमें मिल जाएगा न्यू एस्केप वेलोसिटी। क्लियर है? करना कुछ नहीं था भाई, न्यू प्लेनेट का मास चाहिए और न्यू प्लेनेट का हमें रेडियस ऑफ चाहिए, रेडियस ऑफ द प्लेनेट। तो रेडियस ऑफ द प्लेनेट डबल था और मास हमारा 8 टाइम्स। कैसे निकाले भाई? तो मीन रेडियस वाज सेम, इसलिए सेम डेंसिटी रख करके सॉल्व कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो फटाफट ट्राई करो इसको भी भाई, बहुत बढ़िया, इसको ट्राई कर लिया जाए। रेडी 1 2 3 ट्राई करके हो गया फिर। अच्छा, ए सैटेलाइट ऑफ मास m, जल्दी से पॉज लगा करके फटाफट ट्राई कर ही जाओ। और ये सैटेलाइट ऑफ मास m मूव्स अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट विद वेलोसिटी v, देन द टोटल एनर्जी। अच्छा भाई, ये हमारा कैपिटल M है, रेडियस ऑफ अर्थ है समझो कुछ, और ये कितने स्पीड से रोटेट कर रहा है भाई? तो ये स्पीड दिया हुआ है इसका v, इससे ये सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है। बहुत बढ़िया। तो इसका कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा भाई, तुम्हें पता है काइनेटिक एनर्जी होता है E के, जो कि ½ mv² होता है। तो टोटल एनर्जी जो होता है वो होता है माइनस ऑफ ई के, एंड पोटेंशियल एनर्जी जो होता था -2 टाइम्स ई के। ये तो भाई एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड याद ही रखने हैं। तो ठीक है भाई, काइनेटिक एनर्जी ये है, तो टोटल एनर्जी क्या होगा? तो माइनस ऑफ ई के मीन्स माइनस ऑफ ½ mv²। जब हमें दे दिया हुआ काइनेटिक एनर्जी पता है भाई ½ mv², तो टोटल एनर्जी विल बी माइनस ऑफ ½ mv²। बिल्कुल ठीक है बात। किसी भी सैटेलाइट के लिए ये होता ही होता है, सैटेलाइट के लिए ये रेडीमेड रिजल्ट है समझो। जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसी का डबल में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, और हमारा टोटल एनर्जी नेगेटिव ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है यहाँ तक? चलो देखा जाए। द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट ए अराउंड द सन इज 8 टाइम्स दैट ऑफ बी। अच्छा, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, इसका टाइम पीरियड ए है, इसका टाइम पीरियड TA is the time period of revolution of a planet A around the sun is 8 times that of B। अच्छा, तो B है, कम रेडियस पे जरूर रिवॉल्व कर रहा होगा, तभी हमारा इसका टाइम पीरियड जो TB है और इसका टाइम पीरियड है, तो ये है हमारा 8 टाइम्स दैट ऑफ TB, 8 टाइम्स दैट ऑफ TB। क्लियर है? द डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम द सन इज हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ B। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ ए यानी कि आर ए कितना टाइम्स होगा? मान लो के टाइम्स है आर बी के, तो यही के का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। द डिस्टेंस ऑफ सन इज हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ बी। ए का डिस्टेंस कितना टाइम्स ज़्यादा है, तो के का वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है भाई, ये समझो कि हमें गिवन है।
तो केपलर का याद करो, ये टाइम पीरियड और रेडियस में रिलेशन चाहिए तो केपलर का थर्ड लॉ, केपलर का थर्ड लॉ क्या था भाई? तो केपलर्स थर्ड लॉ ये कहता है भाई ये टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस मीन्स क्यूब ऑफ रेडियस। तो इसका हम लोग यूज़ करें तो क्या करेंगे भाई? तो टी ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी बी का स्क्वायर, दोनों सन के अराउंड कर रहे हैं तो रेडियस का ए, रेडियस ए और रेडियस बी, इन दोनों का क्यूब, ऐसा होगा प्रोपोर्शनैलिटी, ऐसा होता ही है। तो ये जब फैक्ट है हमारा न्यूटन, ये हमारा केपलर के थर्ड लॉ से, तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग ये काम करेंगे। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि टी ए इज 8 टाइम्स टी बी, तो इसको 8 टाइम्स टी बी करेंगे। अगर हम लोग टी ए को 8 टाइम्स टी बी लिखें, इसको 8 टाइम्स टी बी लिखें तो ये क्या हो जाएगा? 64 टाइम्स टी बी स्क्वायर। चलो अभी एक स्टेप में लिख देते हैं कि दिस इज 8 टाइम्स टी बी, तो 8 टाइम्स टी बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये टी बी का स्क्वायर। और इधर क्या आ जाएगा भाई? इधर आ जाएगा रेडियस ऑफ ए, तो रेडियस ऑफ ए इज के टाइम्स रेडियस ऑफ बी, तो यहाँ पे भी लिख दूंगा के टाइम्स रेडियस ऑफ बी, के टाइम्स रेडियस ऑफ बी, ये हो गया इसका क्यूब डिवाइडेड बाई आर बी का क्यूब, डिवाइडेड बाई ये आर बी का क्यूब। क्लियर है यहाँ तक? कोई परेशानी नहीं है। अब बस इसको सॉल्व कर देने हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग। बताओ इधर क्या आ जाएगा भाई? टी बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 64, 8 8 जा 64। और इधर क्या हो जाएगा भाई? तो आर बी क्यू कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? के क्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? के क्यू आ गया। और तो कोई है, बाकी सब कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, तो क्यू क्यू हमारा ये है, तो के का वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा? के का वैल्यू 4, तो के का वैल्यू 4 आ गया। यहाँ से हम लोग के का वैल्यू 4 आ गया मेरे भाई, तो के का वैल्यू 4 आ गया। इट मीन्स हमारा रेडियस 4 टाइम्स होने चाहिए, तब हमारा काम बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई परेशानी नहीं है? बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो जो क्वेश्चन कहता है उस हिसाब से हम लोग इक्वेशन बनाएं तो इजीली हम लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलो बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं हम लोग। इफ g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, मीन्स g हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस पे भाई रेडियस को ही हम लोग समझते हैं। अगर हमारा ये अर्थ है तो अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यही होता है भाई, यही होता है, यही होता है। तो ठीक है भाई, जब यही होता है तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग काम करें। अब ये दिया हुआ है फर्स्ट सेंटेंस, बहुत बढ़िया। द गेन इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m रेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अच्छा, सरफेस ऑफ अर्थ से रेज किया, कहाँ ले गए भाई? कहाँ ले गए? टू ए हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। अच्छा, टू ए हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, यहाँ पे ले गए और पूछा जा रहा है कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी में गेन कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी में गेन कितना होगा। तो यहाँ पे समझ लो कि भाई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, इधर हमारा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग निकालते हैं गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो रिकॉल कर दूँ, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा होता है माइनस GMM डिवाइडेड बाई सेपरेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट, तो सेपरेशन ये यूज़ करते हैं हम लोग। इसलिए इसका यूज़ करके इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो कम से कम लिख ही सकते हैं। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी था माइनस GMM, इस मास को ले गए हो भाई, इस मास को ले गए हो ऊपर उठाए हो, और रेडियस हमारा r है, इसलिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो ये है। हमें तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने हैं, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने हैं स्मॉल g के टर्म में। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे देखें हम लोग तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी लिखा जाए तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज जो कि h हाइट पे जाने पे हो गया भाई, मीन्स h इज इक्वल टू r। ये तो हमारा h इज इक्वल टू 0 पे था, पोटेंशियल एनर्जी एट h इज इक्वल टू 0 पे था। ये हमारा h इज इक्वल टू r पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? तो माइनस GMM डिवाइडेड बाई ये वाला r यूज करेंगे, जो कि क्या होगा भाई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी? तो माइनस G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई ये r कितना? तो r प्लस h मतलब वो भी तो r ही है, तो r प्लस r, क्योंकि h इज इक्वल टू r, इसलिए ये हो गया माइनस GMM डिवाइडेड बाई 2r। चलो ये है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, उधर है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ये काम कर रहे हैं। सो इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी जो मिला हमें फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो ये था भाई, तो माइनस GMM डिवाइडेड बाई 2r। बिल्कुल ठीक है, माइनस पहले कितना था? तो माइनस GMM अपॉन r, इतना ही था पहले। ठीक है भाई, तो अब इसमें क्या करेंगे? GMM कॉमन ले लेंगे और बच जाएगा कितना? तो 1/r ये पॉजिटिव हो गया और ये माइनस 1/2r हो गया। तो भाई 1/r में से 1/2r सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 1/2r मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया GMM
GMM डिवाइडेड बाई 2R, 2R समझो कि हो गया 2R माइनस R, दैट इज GMM बाई 2R, ये मिल गया। क्लियर है यहाँ तक? अब बस यही हो गया इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन तुम्हें इस फॉर्म में नहीं चाहिए, तुम्हें तो स्टैंडर्ड फॉर्म स्मॉल g के टर्म में चाहिए। तो स्मॉल g तो भाई GM बाई R स्क्वायर है, तो भाई इसको रिप्लेस करो यहाँ पे। GM नहीं चाहिए तुम्हें, GM नहीं चाहिए, कैपिटल R तो चाहिए, कोई बात नहीं, GM को रिप्लेस कर देंगे। तो GM का वैल्यू बताओ यहाँ से क्या होगा, G इंटू कैपिटल M का वैल्यू है स्मॉल g R स्क्वायर, स्मॉल g R स्क्वायर, तो यही रख देंगे GM का वैल्यू स्मॉल g R स्क्वायर। ये रख दिया हमने GM का वैल्यू, और ये स्मॉल m डिवाइडेड बाई 2 इंटू R, इसलिए R कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा कितना भाई, तो बच जाएगा 1/2 और m स्मॉल g R। ये मिल गया इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स mgr/2, mgr/2, ये मिल जाएगा आंसर। बिल्कुल होगा ऐसे। ऐसे लोग इसको शॉर्टकट में याद भी रखते हैं भाई, R रेडियस पे ले जाओगे तो mgr नहीं हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट, mgr/2 होगा। क्यों? क्योंकि भाई हमेशा g कांस्टेंट नहीं है, थ्रू आउट g कांस्टेंट नहीं है, जो यहाँ से यहाँ ले जाने में हमारा सीधे mgh लिख दें, नहीं लिख पाएंगे। इसलिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो। हमने इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पहले ही निकाल के रख लिया था, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखा और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल दिया, दैट इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। सो mgr/2 आया। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। चलो ये जल्दी से हम लोग क्वेश्चन ट्राई कर लें। बहुत बढ़िया, चलो कर लिया ट्राई। इफ g is acceleration due to gravity on the earth surface and r is radius of the earth, ठीक है, then the escape velocity for the body to escape out of earth gravitational field। तो ये तो कुछ खास परेशानी वाली बात नहीं है। स्केप वेलोसिटी का वैल्यू चाहिए, तो भाई अर्थ के सरफेस से स्केप वेलोसिटी का वैल्यू तो होता है √, याद होगा 2gm/r, ये सब ये स्टैंडर्ड याद रहना चाहिए। रेडियस ऑफ द अर्थ अगर स्मॉल r दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो ऑर्बिटिंग स्पीड जो होता है सैटेलाइट का वो होता है gm/r, वो क्या होता है √gm/r। ये सब स्टैंडर्ड जो है ना वो याद ही रखने हैं। और स्केप वेलोसिटी जो होता है सरफेस से वो तो ये होता है भाई, तो ठीक है स्केप वेलोसिटी की बात कर रहा है ये, और स्मॉल g के टर्म में बोल रहा है, तो स्मॉल g क्या होता है, स्मॉल g होता है gm/r²। यही तो होता है अर्थ के सरफेस पे जो हमारा स्मॉल g है 9.8, वो यही है। तो भाई हमें स्केप वेलोसिटी तो चाहिए, लेकिन यहाँ देख रहे हो स्मॉल g है, बस स्मॉल g के टर्म में लिखना है। तो ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो 2 और gm को रिप्लेस कर दें, डिवाइडेड बाई r रहेगा। gm को क्या लिखेंगे, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग gm इज इक्वल टू स्मॉल g r²। तो ये बस वैल्यू उठा करके रख देने हैं। तो ये क्या मिल जाएगा भाई, तो हम लोग gm का वैल्यू स्मॉल g इंटू r² करेंगे। तो इससे क्या बन जाएगा भाई, हमने ये gm का वैल्यू रख दिया भाई, ठीक है। तो इस तरह से 2/r एज इट इज रह गया, तो यहाँ से एक r कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 2gr। तो √2gr इज द वैल्यू ऑफ स्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ एनी प्लेनेट, अर्थ है तो अर्थ, तो स्मॉल √2gr, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है बात? हम लोगों ने कुछ नहीं करना था भाई, जो होता है स्टैंडर्ड वो याद ही है। तुम्हें नहीं याद है तो बैकग्राउंड में जाओगे, एक इक्वेशन लिखोगे भाई, कितना काइनेटिक एनर्जी देने पड़ते हैं भाई, वो कहाँ से आया, तो अगर वो जानना चाहो तो कितना काइनेटिक एनर्जी देने पड़ते हैं, तो इतना देने पड़ते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ओवरकम हो जाए। तो -gmm में जो r होता है, -gmm/r होता है पोटेंशियल एनर्जी, तो तुम उतना ही दे दो। तो -100 जूल पोटेंशियल एनर्जी और तुमने 100 जूल काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा दे दे तो स्केप कर जाएगा। तो इसी से हमें मिल जाता है स्मॉल m कैंसिल हो जाता है और यहाँ से मिल जाता है v शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √2gm/r, और यही बन जाता है हमारा स्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। स्केपिंग करने के लिए यही तो चाहिए होता है, फॉर स्केपिंग ये कंडीशन है, अगर स्केप कराना है फ्रॉम द सरफेस ऑफ एनी प्लेनेट तो ये कंडीशन है काइनेटिक एनर्जी उतना दो कम से कम जितना निगेटिव में पोटेंशियल एनर्जी था, सच दैट कि काइनेटिक एनर्जी हमारा ज़्यादा मैग्नीट्यूड का रहे निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड से, तो ओवरऑल पॉजिटिव बन जाएगा। चलो ये समझ गए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, इसको भी हम लोग चाहें तो ट्राई कर लें फटाफट। An inclined plane makes an angle 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एक इंक्लाइन प्लेन है भाई, ये कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो वो 30 डिग्री बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल। सॉलिड स्फीयर रोलिंग डाउन दिस इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम रेस्ट। सॉलिड स्फीयर है ये भाई, कैसा स्फीयर है,
तो ये सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर है और ये रोल डाउन करता हुआ आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है भाई। विदाउट स्लिपिंग हैज़ लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन कितना होगा? तो भाई लीनियर एक्सेलरेशन के लिए रेडीमेड फॉर्मूला आपको याद रखेंगे तो टाइम सेव होगा, नहीं तो आपको इक्वेशन लिख के सॉल्व करने पड़ जाएंगे। तो एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन कितना होता है? तो रेडीमेड फॉर्मूला हम लोगों को याद है, कैसे भाई? तो जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाई mr स्क्वायर। कुछ लोग इसको याद रखते हैं और कुछ लोग इसको याद रखते हैं भाई कि ये जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। के क्या है भाई? तो रेडियस ऑफ गायरेशन। के क्या है? तो वो है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इसके टर्म में भी याद रखते हैं। दोनों में से जो भी फॉर्मूला तुम्हें याद हो काम बन जाएगा। चलो इसका मान लो यूज़ कर लेते हैं हम लोग। चलो इसी का यूज़ कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कितना वैल्यू? तो जी साइन थीटा, जी और साइन थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री, तो जी साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो सॉलिड स्फेयर है भाई, सॉलिड स्फेयर का तो 2/5 mr स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख दिया, डिवाइडेड बाई mr स्क्वायर रखने पड़ेंगे, बिल्कुल रखने पड़ेंगे भाई। तो ठीक है, इस तरह से रख दिया। तो ये क्या हो गया? mr स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये 2/5 भी रह जाएगा। तो 1 + 2/5 करेंगे तो 7/5 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 5/7 जी और साइन 30 डिग्री क्या होता है? हाफ होता है। तो जी इंटू 1/2 इट मीन्स ये हो गया जी 5 डिवाइडेड बाई 14 टाइम्स जी, 5 डिवाइडेड बाई 14 टाइम्स जी विल बी द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ दिस सॉलिड स्फेयर, ऑफ दिस सॉलिड स्फेयर। तो 5/14 जी, 5/14 जी विल बी द एक्सेलरेशन लीनियर डाउन द इंक्लाइन, और वो सॉलिड स्फेयर का इतना ही होगा। ठीक है, फॉर्मूला हम बस पुट करने थे इसमें, फॉर्मूला आपको रेडीमेड इसमें याद होना चाहिए तो आपका टाइम सेव होगा। चलो अब जरा देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन। ठीक है, देखा जाए, समझा जाए इसको जल्दी से, जल्दी एक बार ट्राई मार लो। पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन xy प्लेन विद वेलोसिटी v along a straight line AB, along a straight line AB। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एक AB स्ट्रेट लाइन है, इसी स्ट्रेट लाइन में ये मूव कर रहा है। ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे A दिखाया हुआ है, यहाँ पे B दिखाया हुआ है। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन को हम लोग पढ़ा जाए तो ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन xy प्लेन विद वेलोसिटी v along a straight line, इसी डायरेक्शन में ये v वेलोसिटी से समझो चल रहा है भाई, v हमारा वेलोसिटी दिया हुआ है। ठीक है, ए बी के अलॉन्ग। इफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द ऑरिजिन इज LA व्हेन इट इज एट A एंड LB व्हेन इट इज एट B। जब A पे है तो LA और B पे है तो LB है, तो LA और LB में रिलेशन तो देखो भाई ये सब तो रेडीमेड रिजल्ट लोग याद रखते हैं कि LA विल बी इक्वल टू LB। क्यों भाई? देखो कभी भी हमारा किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना हो और कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा हो, लीनियर वेलोसिटी हमारा इसका कांस्टेंट हो, तो भाई एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? तो r क्रॉस p तो होता है मीन्स p का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका? जिसके अबाउट निकाल रहे हो एंगुलर मोमेंटम लाइन ऑफ मोशन से, जैसे लाइन ऑफ फोर्स से निकालते थे वैसे यहाँ पे क्या है? लाइन ऑफ मोशन। तो लाइन ऑफ मोशन ये है भाई, इस लाइन के अलोंग मोशन हो रहा है। कभी पार्टिकल यहाँ नजर आएगा, कभी पार्टिकल यहाँ नजर आएगा, कभी पार्टिकल यहाँ नजर आया, कभी पार्टिकल यहाँ नजर आया था, कभी पार्टिकल आगे चल करके यहाँ नजर आएगा। बट ये लीनियर मोशन और यहाँ पे मोमेंटम का वैल्यू हमारा वो कांस्टेंट है। मास इनटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है भाई। तो एंगुलर मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम का वैल्यू मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अच्छा भाई, जब ये ए पॉइंट पे था तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ मोशन का देखते, तो लाइन ऑफ मोशन ये है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये होगा भाई। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है हमारा जिस पॉइंट के अबाउट निकालना चाहते हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो d है, तो यहाँ पे यही लिखेंगे mv इंटू डी। अब मान लो बी पॉइंट पे पहुंच गया, ए पॉइंट से चलता चलता बी पॉइंट पे पहुंच गया, तो कोई बात नहीं है भाई, पहुंच जाओ बी पॉइंट पे। जब बी पॉइंट पे पहुंच गया तब इसका ये है, यही है, तो इसका जब इस पे लाइन ऑफ मोशन देखेंगे तो इसका भी तो लाइन ऑफ मोशन तो यही रहा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही रहेगा और मोमेंटम का वैल्यू भी वही रहेगा। इसलिए यहाँ रहे चाहे सी पॉइंट पे पहुँच जाए तब भी हमारा लीनियर मोमेंटम हमारा mv ही रहेगा और इसका लाइन ऑफ मोशन वही का वही लाइन ऑफ मोशन है, लाइन ऑफ मोशन वही, इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही यूज़ करने पड़ेंगे, इसलिए यही का यही रहेगा। और डायरेक्शन की बात करें हम लोग तो ए और बी पे, तो यहाँ पे देखोगे तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन r क्रॉस p से निकाल सकते हो। ये है r, ये क्या है? r वेक्टर, तो हमने r को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया और ये p है, तो r क्रॉस p करेंगे, r क्रॉस p करेंगे तो इस डायरेक्शन मीन्स क्रॉस डायरेक्शन में। अगर एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू
पता है और डायरेक्शन का यहाँ दिखाना है, तो ये क्रॉस डायरेक्शन में, यहाँ था तब भी क्रॉस डायरेक्शन में, यहाँ था तब भी क्रॉस डायरेक्शन में, यहाँ था तब भी क्रॉस डायरेक्शन में, कहीं भी था तो क्रॉस डायरेक्शन में ही था, क्योंकि यहाँ पे बी पॉइंट पे जाओगे तब भी हमारा ये वाला बनेगा आर और ये वाला बनेगा पी, तो ये वाला है आर और ये वाला है पी, तो इसको आगे बढ़ाओगे तो ये बनेगा आर, ये आर बना और ये पी बना, आर क्रॉस पी करेंगे अगेन हमारा क्रॉस डायरेक्शन में ही मिलेगा, इसलिए एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम हमारा चेंज नहीं होगा। जब लीनियर मोशन हो रहा हो और कांस्टेंट वेलोसिटी से हो रहा हो तो परपेंडिकुलर तो लीनियर मोशन के लिए परपेंडिकुलर तो चेंज होगा ही नहीं। देखो जब भी लीनियर मोशन होगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज। अगर ये चेंज नहीं हो रहा है तो बस इस पर फोकस करना है कि इसका वैल्यू तो नहीं चेंज हो रहा, तो भाई जब कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है तो वो भी वैल्यू नहीं चेंज हो रहा है। सो इस कंडीशन में एल ए विल बी इक्वल टू एल बी। क्लियर है यहाँ तक? इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ पार्टिकल, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो आगे यहाँ हो, कहीं स्ट्रेट लाइन में और कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर जा रहा हो तो इसका एंगुलर मोमेंटम विल नॉट चेंज। लीनियर मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा, एंगुलर मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है हमारा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा डी का डी ही रह जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसके अबाउट निकालते हैं उसी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं लाइन ऑफ मोशन पे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किधर होता है भाई? तो लाइन ऑफ मोशन पे होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। देखो जल्दी से इसको ट्राई कर लिया जाए। ठीक है, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m इज रेज्ड टू ए हाइट nr हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस वेयर आर इज रेडियस ऑफ द अर्थ, तो वो कितना होगा? अभी जैसे क्वेश्चन जैसे लॉजिक लगाया था बिल्कुल वैसा ही लॉजिक यहाँ पे भी लगाएंगे और काम करेंगे हम लोग। nr रेडियस पे हम लोग ले गए हैं, nr हाइट पे ले गए हैं। तो पहले तो ये r हाइट पे था जब ये सरफेस पे था, ठीक है, जब ये सरफेस पे था तो ये r हाइट पे था, लेकिन यहाँ से अब हम लोग ले गए हैं इसको यहाँ। तो इनिशियली यहाँ था, ये इनिशियल समझो पोजीशन है ब्लॉक का और ये हमारा फाइनल पोजीशन है ब्लॉक का। तो फाइनल पोजीशन पे हम लोग कहाँ चले गए? यहाँ आ गए। तो ये हाइट कह रहा है कि कितना हाइट उठाया भाई इसको? तो इसको हाइट उठाया है हम लोगों ने nr हाइट। तो nr हाइट अगेन ये वेरी वेरी लार्ज है भाई, ये नेग्लिजिबल तो है नहीं। दिस इज नॉट वेरी वेरी लेस देन r, इसलिए यहाँ पे हम लोग mgs सीधा पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट नहीं बोल सकते। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है इसलिए डायरेक्टली नहीं बोल सकते। अगेन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे भाई? तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी करेंगे काम। अब बताओ भाई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो चलो भाई हम लोग यहाँ निकाल देते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। बोलो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे चले गए जहाँ पे सेपरेशन इसका हम लोग कितना समझेंगे भाई? तो ये सेपरेशन कितना समझेंगे? तो r प्लस nr, क्योंकि nr हाइट पे ले गए हैं तो r प्लस nr मीन्स r कॉमन ले लो 1 प्लस n, r कॉमन ले लो 1 प्लस n। ये हो गया हमारा सेपरेशन जो कि यूज करने हैं। ठीक है भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो लिखूंगा तो माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई आर के बदले में वो लिखेंगे r इंटू 1 प्लस n। बिल्कुल ठीक बात है भाई, ये आ गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिखेंगे? तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी एम एम बाई रेडियस ऑफ द अर्थ, ऐसा ही लिखने पड़ेंगे। और ये मिल गया तुम्हें फाइनल इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो डेल्टा यू का वैल्यू जो निकालना था वो अब निकल चुका हमारा। क्या होगा भाई? तो जी एम एम को हम लोग कॉमन ले लेंगे, बिल्कुल कॉमन ले लेंगे, और ये माइनस माइनस प्लस होके 1 बाई आर और माइनस 1 बाई एन प्लस 1 आर, ऐसा हम लोग कर लेंगे काम। और यहाँ पे एलसीएम जो लेना होगा वो ले लेंगे भाई, जैसे ऑप्शन दिए हुए हैं उस हिसाब से हम लोग काम कर देंगे भाई। r इंटू 1 प्लस एन ऐसा लिखेंगे, r यहाँ पे n प्लस 1 हो जाएगा और ये माइनस 1 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है भाई, 1 1 कैंसिल भी हो जाएगा और वो बस n बच जाएगा, इसलिए ये बन गया जी एम एम और ये हो गया n डिवाइडेड बाई r इंटू एन प्लस 1। ठीक है, ये मिल गया हमें, बहुत बढ़िया। और क्या? तो भाई जी एम एम, अब हमें क्या चाहिए? तो भाई स्मॉल जी के टर्म में ऑप्शन दिख रहा है, स्मॉल जी के टर्म में चाहिए। तो स्मॉल जी का वैल्यू कहाँ से लाएंगे? तो स्मॉल जी तो होता है जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, इसलिए यहाँ से कैपिटल जी एम को तो कम से कम स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर अगर रिप्लेस कर देंगे तो मिल जाएगा हमें। तो इसको हम लोग रिप्लेस करें, जी एम को रिप्लेस करें तो स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर और ये m और यहाँ पे आ गया n डिवाइडेड बाई r इंटू एन प्लस 1। ठीक है, इस तरह से मिल गया। क्या क्या और कैंसिल हो जाते? एक r भी कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा, एक r कैंसिल हो गया तो m, ये m इंटू n इंटू ये r इंटू स्मॉल g, ये हो गया और डिवाइडेड बाई n प्लस 1।
mngr डिवाइडेड बाई n+1, mngr डिवाइडेड बाई mngr डिवाइडेड बाई n+1 ऐसा मिल जाएगा हमें। तो यही हो गया इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉजिक सेम है भाई, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, जल्दी से हम लोग इसको ट्राई कर लें। चलो जल्दी से कर लो भाई, ट्राई कर लो। रेडी 1 2 3 और ट्राई करके हो जाए हम लोग फ्री। चलो जल्दी से हम लोग ऑप्शन जल्दी से देखो क्या होगा। कर लो भाई, कर लो, जल्दी से कर लो, फटाफट करो काम। चलो पॉज लगा करके कर लिया होगा काम। चलो कर लिया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1/4 सेक्टर इज कट फ्रॉम ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r। अच्छा, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, इसमें से 1/4 हमने कट कर लिया, 1/4 हमने कट कर लिया। समझो कि ये वाला कट करके निकाल लिया, यही है, समझे। 1/4 हमने कनेक्ट करके ये कट करके निकाल लिया। ये है डिस्क का 1/4 और बाकी को कर दिया गायब। बाकी को क्या कर दिया, तो वो गायब कर दिया, समझो। बाकी सब हट गए, ये वाला कट करके हमने निकाल लिया। ठीक है, दिस सेक्टर हैज मास m। अच्छा, इस सेक्टर का ही मास m है। ठीक है, रेडियस तो r है ही, मास m है। इट इज मेड टू रोटेट अबाउट ए लाइन परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल डिस्क। अच्छा, इसके अबाउट इसको अब रोटेट करना हम लोगों ने शुरू किया। ठीक है भाई, इसके अबाउट रोटेट करना शुरू किया। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा। अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू कैलकुलेट करने हैं। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई। डिस्क का तो पता है, लेकिन ये सेक्टर ऑफ डिस्क है। तो ठीक है भाई, इसमें कोई खास परेशानी वाली बात नहीं है। जब भी इस तरह से सेक्टर बने और उसी का मास दिया है, उसी का मास दिया है, तो सिंपल बोल देंगे हम लोग कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा वो जैसे डिस्क का होता है वैसे ही हो जाएगा, mr²/2, और उसको कर देंगे हम लोग टिक। mr²/2 डिस्क का होता है वैसे ही सेक्टर का भी हो जाएगा। लेकिन ये सेक्टर का ही मास होना चाहिए, ये ध्यान रहे। ये मास किसका है, तो सेक्टर का ही है, उस सेक्टर का ही मास है, पूरे डिस्क का मास नहीं है। ठीक है, सिर्फ सेक्टर का मास है। अगर पूरे डिस्क के मास में से ये निकालते तो फिर अलग एक्सप्रेशन हो जाता। नहीं समझे, चलो कोई बात नहीं, नहीं समझे तो मैं अभी इसको क्लियर करता हूँ। फिलहाल हम लोग ऐसा करें कि इसके 4 सेक्टर बन जाएंगे। चलो इसका मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ। अभी तो ये आप एज ए शॉर्टकट याद रखना कि कभी इस तरह के सेक्टर ले लिए गए, मान लो डिस्क का सेक्टर, और उसी का मास दे दिया हुआ है, तब तो भाई वही का वही फॉर्मूला रह जाएगा। नहीं तो कोई बात नहीं, बेसिक से चलेंगे। बेसिक तो ये है भाई कि एक डिस्क है, उसको हम लोगों ने क्या किया भाई, तो इसका सेंटर था ये, हम लोगों ने उसका एक सेक्टर लिया है। तो ठीक है भाई, एक सेक्टर लेने हैं तो समझो ये सेक्टर हमने लिया, इसी का तो निकालना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सेक्टर था, ये सेक्टर हम लोगों ने ले लिया था, जो कि 90 डिग्री अपना बना रहा था, यहाँ पे अपना 90 डिग्री ये बना रहा था। तो इसका मास दिया है m, क्लियर है, यहाँ पे इसी का मास दिया है m। तो वैसा ही इसका भी तो मास m हुआ होगा, इसका भी मास m हुआ होगा, इसका मास हो गया, मीन्स डिस्क का मास कितना हो जाएगा। मास ऑफ डिस्क जो ओरिजिनल था, ओरिजिनल डिस्क का मास अगर बोलें तो वो 4m है। रेडियस कितना है, तो रेडियस तो r है। चलो, ओरिजिनल डिस्क का मास हमारा 4m है। ओरिजिनल डिस्क का मास m0 जो है वो क्या है, 4m है। अब हम लोग ओरिजिनल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ओरिजिनल डिस्क, ठीक है, विदाउट कटिंग जो हमारा ओरिजिनल डिस्क था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर हम लोग बात करें तो दैट विल बी इक्वल टू m0 r²/2। ये तो होता है भाई मास ऑफ द डिस्क, मास ऑफ द इंटायर डिस्क, और r²/2 ऐसा होता है ना, होता है। तो ठीक है, ओरिजिनल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा ये हो गया 4 × मास ऑफ सेक्टर अगर है तो ये है। अगर मास ऑफ सेक्टर हो दिया हुआ और ओरिजिनल डिस्क का निकालना हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका भाई, ओरिजिनल डिस्क का, जिसको कि हम लोगों ने बिना रिमूव किया हुआ, वो ये है। ठीक है, वो ये है इस एक्सिस के अबाउट, वही एक्सिस जो इसका स्टैंडर्ड एक्सिस है डिस्क का, उसी एक्सिस के अबाउट। क्लियर है यहाँ तक। इस तरह से निकाल लिया हम लोगों ने ओरिजिनल डिस्क का। लेकिन अगर ओरिजिनल डिस्क का मास, ये तो सेक्टर का मास दिया था, अगर मैं बोलूँ कि ओरिजिनल डिस्क का मास m0 है, वो तो है, ओरिजिनल डिस्क का मास m0 है, तो हम लोग अब सेक्टर का निकालना चाहें। अगर ये ओरिजिनल डिस्क का है तो हम लोग एक सेक्टर की बात करें। ठीक है, ध्यान देना, ओरिजिनल डिस्क का ये हो गया। तो ऐसे ऐसे अगर एक सेक्टर का मान लो I0 है, अगर एक सेक्टर का मान लो, या I' से समझे ओनली 1 सेक्टर का, ये किसका है, ओनली 1 सेक्टर का। चलो, ओनली 1 सेक्टर का अगर मैं बोलूँ कि ये
आई डैश है, तो ऐसे ऐसे तो ये जो इंटायर डिस्क का बना है, ओरिजिनल डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है वो ऐसे ऐसे 4 आई डैश इसका भी कंट्रीब्यूशन होगा, आई डैश इसका भी, यानी कि 4 टाइम्स आई डैश, ये जो हो गया हमारा 4 टाइम्स आई डैश विल बी इक्वल टू दिस 4mr²/2। तो बताओ एक डिस्क का कितना हो जाए, एक सेक्टर का कितना हो जाएगा, तो इसका डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो mr²/2। चलो एक सेक्टर का जो मास था वो अगर उसके टर्म में हम लोगों ने लिखा, इस सेक्टर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश सेक्टर का निकाला, तो उसका मास रेडियस²/2 लिखा। देख लो फिर से मैं बता दूं, ये m हमने क्या लिया था, कैपिटल M, मास ऑफ द सेक्टर था। तो ऐसे ऐसे हमारा जो टोटल मास हुआ वो 4 टाइम्स मास ऑफ द सेक्टर हुआ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओरिजिनल डिस्क का निकाला, तो भाई वो तो होता ही है, टोटल डिस्क का मास mr²/2, m0r²/2 लिखा। m0 का वैल्यू अगर हम लोग सेक्टर के मास के टर्म में लिखें तो 4m लिखने पड़ेंगे, तो ये आया, ठीक है, ओरिजिनल डिस्क का ये है। अब ये बताओ कि ओरिजिनल डिस्क का जब ये है, तो ओरिजिनल डिस्क तो ऐसे ऐसे सेक्टर के आई डैश है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर तो ऐसा आई डैश ये ऐसे होगा, I1 + I2 + I3 + I4, तो आई डैश 4 आई डैश जो हमारा ओरिजिनल डिस्क का हुआ वो 4 आई डैश हुआ। तो ये 4 आई डैश मिलकर हुए, आई डैश इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन सेक्टर, तो वो हमारा ये मिला हुआ है। तो इससे आई डैश का वैल्यू निकाला तो mr²/2 आया। ये जो आया इसमें m क्या है, सेक्टर का मास है। m क्या है भाई, सेक्टर का मास है। तो देखो वही आ गया हमारा सेक्टर का मास इंटू r²/2। लेकिन अगर ओरिजिनल डिस्क का मास दिया होता तो ये हम लोग लिख सकते थे कि m0 तो 4m है, तो यहाँ पे m लिखते जो ये कैपिटल M लिखते, ये जो कैपिटल M है वो अगर हम लोग लिखते तो ये क्या लिखते, m0/4। अगर पूरे डिस्क का मास m0 दिया हुआ होता तो ये m0/4 इंटू r²/2 ऐसा होता। मीन्स अगर हमारा ओरिजिनल डिस्क का मास दिया होता तो m0/4 r²/2 करेंगे। मीन्स सेक्टर का मास हमें यूज़ करने हैं यहाँ पे, तब फॉर्मूला सेम का सेम रह जाएगा mr²/2। और अगर ओरिजिनल डिस्क का दे दिया होता तो उसका सेक्टर का मास निकालते हैं m0/4 r²/2। तो ये तुम्हें क्वेश्चन में देखने पड़ेंगे कि जो मास दिया है वो सेक्टर का दिया है या किस चीज़ का दिया है भाई। तो यहाँ पे द सेक्टर हैज़ मास m मेड टू रोटेट, तो सेक्टर का ही मास m था, इसलिए हमने फॉर्मूला वही रख दिया, mr²/2 कर दिया सीधा। लेकिन यही अगर दे देता ए डिस्क ऑफ मास m0 है और अब एक सेक्टर कट किए, अब इसका बताओ, तो उस कंडीशन में जो ये होता ये तो भाई m0/4 होता। तो फिर हम लोग इसमें फॉर्मूला जब यूज़ करते कि अच्छा भाई सेक्टर का कितना हो गया, तो भाई सेक्टर का मास तो m0/4 है, जहाँ m0 ओरिजिनल डिस्क का मास है, तो ये वाला लिखना पड़ता, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ध्यान रखेंगे कि मास दिया किसका है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सी बात है कि मास किसका दिया है, उस हिसाब से काम करेंगे। चलो समझ गए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई क्वेश्चन इसको जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व कर लो भाई। रेडी 1 2 3 कर लिया आप सॉल्व। स्फीयर इज रोलिंग डाउन ए प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा टू हॉरिजॉन्टल, द एक्सेलरेशन ऑफ इट्स सेंटर डाउन द प्लेन। अच्छा ये तो पता ही है तुम्हें क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन क्या होता है, तो g sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाई mr² होता है, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ देख रहे हो कि एक्सेलरेशन में डिनोमिनेटर में 1 में कुछ तो प्लस ही होना है, ये निगेटिव तो हो नहीं सकता। इट मीन्स ये हमारा डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर देन 1 है, 1 में कुछ ऐड ही तो हो रहा है। अगर ये 1 एग्जैक्टली ये 0 अगर हो जाता तो g sin थीटा होता, लेकिन 1 में कुछ ऐड हो रहा है, 1 में मान लो 1 भी ऐड हुआ तो 2, तो g sin थीटा/2 हो जाएगा। मीन्स ये क्या होगा, तो लेस देन g sin थीटा होगा, g sin थीटा से लेस देन होगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है इज ग्रेटर देन 1। जब डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 1 है इसलिए ये वैल्यू हमारा g sin थीटा से कम होगा, तो लेस देन g sin थीटा होगा, ग्रेटर देन g sin थीटा नहीं हो सकता, g sin थीटा नहीं हो सकता, g sin थीटा नहीं होगा, ये तभी होगा जब ये 0 हो जाए, तो 0 तो हो नहीं सकता, लेस देन g sin थीटा, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो जल्दी से इसको ट्राई कर लो भाई। The additional kinetic energy to be provided to a satellite of mass m revolving around the planet of mass capital M,
ठीक है, एडिशनल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। एडिशनल काइनेटिक एनर्जी किसी सैटेलाइट को टू बी प्रोवाइडेड टू ए सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल m revolving around a planet of mass m to transfer it from circular orbit of radius r1 to another radius r2। अच्छा, इसको ट्रांसफ़र, इसको इतना एडिशनल वेलोसिटी कितना दे दें, एडिशनल कितना दे दें कि अब ये r2 रेडियस में चलने लग जाए। अब ये क्या कर दे भाई, तो अब ये r2 रेडियस में सर्कुलेट करने लग जाए। मीन्स पहले जो r1 वाला जो रेडियस था वो इसको अच्छा नहीं लग रहा था, अब ये r2 रेडियस वाले में जाना चाहता है, तो इसको कितना एडिशनल क्या दे दिया जाए कि ये अब यहाँ से अपना रेडियस ही चेंज कर दे अब ये, और इस रेडियस में अब चलने लग जाए। ठीक है, तो ये है r2 रेडियस वाला। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन में क्या कहा, एडिशनल काइनेटिक एनर्जी टू बी प्रोवाइडेड। एडिशनल कितना काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा, तो भाई एडिशनल काइनेटिक एनर्जी कितना देना पड़ेगा भाई, तो तुम देखो कि एडिशनल काइनेटिक एनर्जी जो हमें देना पड़ेगा वो फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितना है और माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है। खाली ये नहीं, टोटल देखने पड़ेंगे। ये मत कर लेना कि यही काम कर देना काइनेटिक एनर्जी कितना देना पड़ेगा भाई, तो उतना दे दो जितना हमारा टोटल एनर्जी, मीन्स टोटल एनर्जी जो हमारा रेडियस नंबर 2 पे है माइनस टोटल एनर्जी जो रेडियस नंबर 1 पे है, 1 ऑर्बिट में जब था। तो ये जो एनर्जी, टोटल एनर्जी का डिफरेंस है, आप दे रहे हो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, तो तुम्हें कितना एनर्जी देना पड़ेगा, ऑब्वियसली तुम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दोगे, तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा कि हमारा ऑर्बिट चेंज हो जाए। तो खाली काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस नहीं लेना है, खाली काइनेटिक एनर्जी लेकर के नहीं चला जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होंगे, इसलिए उसको भी काउंट करने पड़ेंगे। सो टोटल एनर्जी काउंट करने पड़ेंगे, मीन्स काइनेटिक क्या है और पोटेंशियल क्या है वो देखने पड़ेंगे, यहाँ भी काइनेटिक क्या है पोटेंशियल क्या है वो देखने पड़ेंगे। सो टोटल एनर्जी एट 2, तो टोटल एनर्जी पता है तुम्हें, जितना काइनेटिक एनर्जी होता है उसी का निगेटिव होता है। और किसी भी सैटेलाइट के लिए, फॉर ए सैटेलाइट, किसी भी सैटेलाइट के लिए काइनेटिक एनर्जी बताओ क्या होता है, तो ये होता है Gmm डिवाइडेड बाई 2 × R, 2 × R, यही होता है भाई काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होता है -Gmm डिवाइडेड बाई R। ये पोटेंशियल एनर्जी है मेरे भाई किसी भी 2 मास सिस्टम, ये वाला कैपिटल M मास और इसके चारों तरफ ये अगर R रेडियस पर रिवॉल्व कर रहा हो, R रेडियस से, तो पोटेंशियल एनर्जी तो -Gmm/R होता है, तो इसी का तो हाफ वैल्यू का होगा, इसलिए मैंने हाफ कर दिया, हाफ वैल्यू का होगा और पॉजिटिव में होगा। ये है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भाई, ये काइनेटिक एनर्जी है। और टोटल एनर्जी जो हम लोग देखते हैं, तो जितना काइनेटिक एनर्जी होता है उसी का निगेटिव होता है, तो -Gmm/2R यही होता है हमारा टोटल एनर्जी। तो भाई इसका हिसाब करने पड़ेंगे तुम्हें, इसका जो डिफरेंस आएगा वो उतना तुम्हें एनर्जी देने पड़ेंगे। यहाँ मान लो टोटल एनर्जी यहाँ पे -100 जूल है मान लो, और यहाँ पे मान लो 60 जूल है, -60 जूल, तो तुम्हें कितना एनर्जी देने पड़ेंगे भाई, तो 40 जूल देने पड़ेंगे, 40 जूल देने पड़ेंगे। तो ये तो समझते हो ना भाई, जितना ज़्यादा देखो डिनोमिनेटर में है, रेडियस ज़्यादा होने पे टोटल एनर्जी का वैल्यू कम होगा, रेडियस ज़्यादा होने पे टोटल एनर्जी का वैल्यू निगेटिव में रहेगा लेकिन कम, तो ज़्यादा रेडियस होने पे वैल्यू कम रहेगा निगेटिव, इसलिए यहाँ से यहाँ जाने में इसको 40 जूल देना पड़ा। तो टोटल एनर्जी का ही तो देखने हैं तुम्हें, टोटल एनर्जी देखने हैं फाइनली, और यहाँ पे देखने हैं ये टोटल एनर्जी जो है वो है इनिशियली, तो वही काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो R2 रेडियस पे जब पहुँच गया तो टोटल एनर्जी हो जाएगा कितना, तो -Gmm डिवाइडेड बाई 2R2। ठीक है, ये हो गया टोटल एनर्जी, और इधर हो जाएगा -Gmm डिवाइडेड बाई 2R1। बिल्कुल हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं। R1 रेडियस पे था, R2 रेडियस पे चला गया, जो डिफरेंस है वो ये है। तो यही हमें एडिशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में देना पड़ेगा। मीन्स एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड या एडिशनल काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड, सब एक ही बात है यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा, तो Gmm को बाहर निकाला और ये 2 को भी बाहर निकाला, और ये हो गया 1/R1 - 1/R2, बात खत्म हो गई। और निकालना क्या है, तो Gmm/2 उसी ऑप्शन में उसी फॉर्म में दिया हुआ है, और 1/R1 - 1/R2 Gmm/2 1/R1 - 1/R2, तो ये ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? किसी भी सैटेलाइट के लिए यही होता है,
काइनेटिक एनर्जी ये होता है, पोटेंशियल एनर्जी ये होता है और टोटल एनर्जी ये होता है। तो टोटल एनर्जी का ही गेम है यहाँ पे। कितना एडिशनल एनर्जी देना पड़ेगा, ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में देना पड़ेगा। तो भगवान हनुमान को बोलो कि इतना जोर का थप्पड़ लगा दे कि वहाँ पहुँच जाए। अब ये वाला वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है कि नहीं, क्योंकि R2 जो है वो ग्रेटर देन R1 है। जब R2 ग्रेटर देन R1 है, R2 ग्रेटर देन R1 है, तो ये हमारा क्या हुआ, वैल्यू पॉजिटिव हुआ। तो पॉजिटिव जितना ये आया वही एडिशनल काइनेटिक एनर्जी तुम्हें देने पड़ेंगे, चाहे थप्पड़ लगा के दो, चाहे जैसे भी दो, इतना तुम्हें काइनेटिक एनर्जी एडिशनली देने पड़ेंगे। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से ट्राई मारो, फिर कर लो जल्दी से भाई। छोटा सा क्वेश्चन पॉज लगा करके जल्दी से ट्राई मार लें। अच्छा भाई हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। ए प्लैनेट इज मूविंग अलॉन्ग एन इलिप्टिकल ऑर्बिट क्लोज टू द सन। एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है और इसके दो फोकाई पे से एक पे होता है सन, एक पे होता है सन। बिल्कुल तुम्हें पता है भाई, एक पे सन होता है। ठीक है भाई, एक पे सन है। ठीक है भाई। एट अ डिस्टेंस R1 एंड फारदेस्ट अवे डिस्टेंस R2। अच्छा, जब फारदेस्ट अवे होगा तो ये डिस्टेंस है R2। फारदेस्ट अवे तो जब यहाँ पे पहुँचेगा तब होगा, और क्लोजेस्ट होगा जब यहाँ पे होगा तब होगा। तो ये वाला है डिस्टेंस, वो है R1। ऐसे ये मूव कर रहा है भाई। ठीक है, यहाँ पे आता है तो हाई स्पीड होता है V1 समझो। यहाँ पे आया तो जितना अवे जाएगा उतना स्पीड कम होता है, पता है ये तुम्हें। चलो ठीक है भाई। तो क्लोजेस्ट टू द सन एट डिस्टेंस R1 एंड फारदेस्ट टू द सन R2। इफ V1 एंड V2 आर द लीनियर वेलोसिटी एट दीज पॉइंट। तो यहाँ पे V1 और V2 वही रिस्पेक्टिवली कर दिया, देन V1 अपॉन V2। तो भाई ये देखो कैसा मोशन होता है, प्लेनेटरी मोशन हो रहा है भाई। ये सन है, चमकता हुआ सन है भाई, बिल्कुल चमकता हुआ, एकदम शाइनिंग करता हुआ वाइट कलर का सन। ठीक है भाई, ये सन है। सन के चारों तरफ ये रिवॉल्व कर रहा है छोटा सा अर्थ या कोई भी है। ठीक है भाई। तो ऐसे कंडीशन में जो इस पे फोर्स लगता है, जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देता रहता है और इसको सर्कुलेट कराता रहता है, चलो कोई बात नहीं है। एंगुलर मोमेंटम की टॉर्क रहता है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज 0 रहता है। एंगुलर मोमेंटम सैटेलाइट मोशन में जरूर कांस्टेंट होता है सिस्टम का। कौन सा सिस्टम का भाई, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम जरूर कांस्टेंट होता है। और ये एंगुलर मोमेंटम m को हम लोग यहाँ पे कैपिटल M को क्या समझते हैं, तो सन को रेस्ट में समझते हैं, और इसी के अराउंड सारे प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं। सो हम लोग रिवॉल्व करता हुआ का लिखेंगे तो MVR लिखेंगे। तो MV1R1 जब यहाँ पे था तो एंगुलर मोमेंटम MV1R1 है, यहाँ पे रहेगा तो क्या भाई, तो MV2R2 है। इस तरह से M तो कैंसिल है और हमें निकालना क्या है, V1/V2। तो बताओ भाई V1/V2 क्या मिला, V1/V2 क्या मिला, तो V1/V2 मिला R2 डिवाइडेड बाई R1। R2 डिवाइडेड बाई R1, R2 डिवाइडेड बाई R1 क्या है, अच्छा वो दूसरे फॉर्म में चाहिए तो R2 डिवाइडेड बाई R1। V1 अपॉन V2 इज R2 डिवाइडेड बाई R1। अगर हमारा R1 R2 में रिलेशन होता तो वो हम लोग लिख देते। फिलहाल तो यही हमारा इसी टर्म में जब आंसर है तो इसी टर्म में आंसर को टिक कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। 14 नंबर क्वेश्चन। चलो अभी ये ज़रा देखें हम लोग क्वेश्चन, जल्दी से इसको ट्राई मार लो भाई, एक बार फटाफट ट्राई कर लो। सॉलिड सिलेंडर कर लिया होगा, ट्राई कर लिया होगा, अच्छे बच्चे हो, ट्राई तो करते ही हो, अच्छे हो ना भाई, हाँ ठीक है। चलो, ए सॉलिड सिलेंडर रोल्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन विद हैज़ फ्रिक्शन सफिशिएंट टू प्रिवेंट स्लाइडिंग। प्रिवेंट कर रहा है स्लाइडिंग को, इट मीन्स ये थीटा एंगल है और ये स्लाइडिंग को प्रिवेंट करता हुआ, तो ये इस तरह से अपना जा रहा है भाई, रोलिंग करता हुआ, मस्त। ठीक है। द रेशियो ऑफ रोटेशनल एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, रेशियो ऑफ रोटेशनल एनर्जी टू टोटल काइनेटिक मीन्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई टोटल काइनेटिक एनर्जी। ये रेशियो हमें चाहिए, ये रेशियो हमें चाहिए। तो क्लियर है भाई। यहाँ पे देखो ये प्योर रोलिंग कर रहा है, प्योर रोलिंग करता हुआ आ रहा है, और कभी भी प्योर रोलिंग होता है तो कुछ फैक्ट जरूर फॉलोड होते हैं। वो क्या है भाई, तो VCM इज इक्वल टू R ओमेगा फॉलोड होने हैं, और कोई यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रहा है। कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है वो रेस्ट में होता है, कॉन्टैक्ट पॉइंट रेस्ट में रहता है प्योर रोलिंग में, कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा होता है। मीन्स एक दूसरे के सरफेस के रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये सारे दोनों पॉइंट जो है वो रेस्ट में होते हैं। नो स्लिपिंग, नो स्लिपिंग का मतलब ये यहाँ पे रबिंग नहीं हो रहा, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो रेस्ट में है,
एट एनी मोमेंट, जब जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो रेस्ट में है, बाकी जो पॉइंट है वो मूव कर रहे हैं। ये VCM से मूव कर रहा है तो ये 2 VCM से मूव कर रहा है, क्योंकि कॉन्टैक्ट पॉइंट ही होता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, क्योंकि समझते हैं हम लोग रोटेशन 2 में, हम लोग समझेंगे, उसको नहीं जानते अगर तो ठीक है भाई। तो यही हमें चाहिए। तो ठीक है भाई, रोलिंग बॉडी में जो हमारा रोटेशनल रोलिंग बॉडी में दोनों काइनेटिक एनर्जी होते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अगर मैं लिखूं, चलो काइनेटिक एनर्जी लिखता हूं प्योर रोलिंग के लिए, प्योर रोलिंग के लिए। तो बताओ भाई, रोलिंग मतलब कंबाइंड मोशन। कंबाइंड मोशन मीन्स हाफ MVCM होता है काइनेटिक एनर्जी और हाफ ICM इंटू ओमेगा होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी क्या है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी क्या है भाई? तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हमें तो भाई चाहिए वो रेशियो, तो वो रेशियो कितना हो जाएगा? तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ I ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर का मतलब क्या है? ये है रोटेशनल ओमेगा, मतलब हम लोग लिख सकते हैं V/R। चलो अभी ओमेगा स्क्वायर ही रहने देते हैं, तो टोटल एनर्जी भी ओमेगा के टर्म में लिखना चाहेंगे। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिख दिया। टोटल काइनेटिक एनर्जी जब लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ MVCM स्क्वायर और प्लस हाफ ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर। चलो भाई अभी के लिए तो पूरा ही लिख लेते हैं। तो ये रेशियो आया, इसी रेशियो का वैल्यू हमें कैलकुलेट करने हैं, तो मैं अब यहाँ से इसका कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ। ठीक है भाई, द रेशियो रिक्वायर्ड इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू, कैसा है भाई? सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस क्या होता है भाई? तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। सॉलिड सिलेंडर मतलब डिस्क की तरह, सॉलिड सिलेंडर, ये तो भाई बिल्कुल याद होना चाहिए। सॉलिड सिलेंडर का तो यही होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ mr² मीन्स mr²/2। ये लिखेंगे हाफ ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर। चलो सबको ओमेगा में ही लिखेंगे, कोई बात नहीं है। VCM को भी R ओमेगा लिख लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ M, और VCM को लिखेंगे R ओमेगा मीन्स VCM का स्क्वायर मीन्स R² ओमेगा स्क्वायर, और प्लस ये वाला तो वही है, ये वाला तो वही है भाई। तो ये हो गया mr²/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। बस अब यहाँ देखो, न्यूमरेटर में mr² ओमेगा स्क्वायर, इधर भी mr² ओमेगा स्क्वायर है, इसलिए mr² ओमेगा स्क्वायर सबको शहीद ही कर दो। mr² ओमेगा स्क्वायर बेकार है, mr² ओमेगा स्क्वायर बेकार है। ठीक है, सबको कॉमन लेकर के हमने शहीद ही कर दिया। बच गया क्या? तो न्यूमरेटर में बच गया 1/4, डिनोमिनेटर में बच गया 1/2, और प्लस यहाँ पे हो गया 1/4। बस, तो ये हो गया 1/4 और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे हो गया 4, और ये हो गया 2 + 1 दैट इज 3। ठीक है, तो ये मिल गया हमें 1/3, तो 1/3, तो 1/3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल ठीक बात है भाई। तो ऐसे रेशियो हम लोगों को निकालना था, रेशियो हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये थोड़ा कैलकुलेशन, बस ये तो इतना दिखाने के लिए है, आपके माइंड में खोपड़ी पे तो घूमते रहना चाहिए। अच्छा रोटेशनल अपॉन टोटल, तो सीधा लिखेंगे ना रोटेशनल। अच्छा हाफ I ओमेगा स्क्वायर, हाफ MV² प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर, कैंसिल करो और काम करो। चलो आगे बढ़ जाएं, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलो भाई जल्दी से ट्राई करो भाई। ट्राई कर लिया पॉज लगा करके, बिल्कुल कर लिया होगा भाई। चलो हम लोग देखते हैं। व्हील इज रोटेटिंग एट अ रेट ऑफ 33 रिवोल्यूशन। अच्छा, ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है 33 रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है भाई, इसको हम लोगों को कन्वर्ट कर लेना चाहिए। देखो रेडियन में दिया है मीन्स SI में दिया है, तो इसको भी हम लोगों को SI में कन्वर्ट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। 1 रिवोल्यूशन मीन्स 2π एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। पर मिनट, तो मिनट को लिखूंगा मैं 60 सेकेंड। बस जो है वही लिखा मैंने, मिनट को सेकंड में लिखा, रिवोल्यूशन को रेडियन में लिखा। तो ये हो गया 66 पाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई 60 रेडियन पर सेकेंड। ये आ गया हमारा ओमेगा है। चलो ये ओमेगा है। इफ़ इट कम्स टू स्टॉप इन 20 सेकेंड, चलो डेल्टा टी का वैल्यू 20 सेकंड में ये स्टॉप हो जाता है। मीन्स इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ये है और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमारा 0 हो जाता है। ठीक है भाई,
देन द एंगुलर रिटार्डेशन मीन्स अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया भाई कि लीनियर वेलोसिटी दिया हुआ है और उसके बाद उसमें इतने टाइम में 20 सेकंड में वो स्टॉप हो गया, तो अब बताना है लीनियर वेलोसिटी में लीनियर एक्सेलेरेशन, यहाँ एंगुलर है तो एंगुलर एक्सेलेरेशन मीन्स कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, v = u + at का भाई, v = u + a, क्योंकि t टाइम में दिया हुआ है कि ये v 0 हो जा रहा है और ये हमारा कुछ दिया हुआ था, तो इसी का भाई यूज करेंगे। मीन्स ओमेगा ओमेगा एट टी टाइम ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। ठीक है भाई, तो ओमेगा टी का वैल्यू 0 हो जाना है। ओमेगा नॉट क्या था भाई, तो 66 पाई था डिवाइडेड बाई 60 था, ठीक है, और प्लस अल्फा इंटू टाइम का वैल्यू 20 सेकंड। तो बस यही तो हमें अल्फा का वैल्यू चाहिए, तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा -66 पाई डिवाइडेड बाई 60, ठीक है, ये इधर आ गया, और डिवाइडेड बाई हमें करने हैं 20, तो डिवाइडेड बाई 20 भी हो गया। बस यही काम करने हैं, -66 पाई और डिवाइडेड बाई ये हमारा है कितना 1200। तो बस यही है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं दोनों साइड 6 से, तो ये हो जाएगा 11 6 है, और 6 से करेंगे तो ये 200, 11 पाई बाई 200, और ये रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि अल्फा है तो -11 पाई अपॉन 200। तो हमें वैल्यू बताने हैं रिटार्डेशन का, तो 11 पाई बाई 200 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, 11 पाई बाई 200 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, माइनस बता रहा है रिटार्डेशन, क्योंकि हमें रिटार्डेशन ही पूछा है, एंगुलर रिटार्डेशन, तो नाम में ही आ गया इसका माइनस, समझो रिटार्डेशन का अब वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये निगेटिव साइन बता ही रहा है कि रिटार्डेशन होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, जल्दी से देखा जाए इसको, फटाफट करो भाई। चलो रेडी, 1 2 3 कर लिए, हो गए फ्री, बहुत बढ़िया। इफ एन इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ इज, अच्छा डिस्प्लेसमेंट यहाँ दिया हुआ है सर्कुलर पाथ में 2t³ + 0.5, अच्छा, वेयर थीटा इज इन रेडियन एंड t इज इन सेकेंड, देन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 2 सेकंड। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी चाहिए 2 सेकंड पे, ठीक है, एन इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ये दिया हुआ है थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और हमें निकालना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट 2 सेकंड। अच्छा, तो क्या करें हम लोग, 2 सेकंड में निकालना है, तो पहले तो हम लोग काम करें कि हम लोग ओमेगा निकाल ही लें, तो dθ/dt हम लोग को इस तरह से डिफ्रेंशिएट करने पड़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा भाई, तो ओमेगा का वैल्यू मिल जाएगा हमें, वो कितना, तो 6t² और प्लस 0.5 वाले का तो डिफ्रेंशिएशन ही 0 हो जाएगा। सो ओमेगा का वैल्यू है हमारा 60², ओमेगा का वैल्यू है 60², ठीक है। तो निकालना है पार्टिकल आफ्टर 2 सेकंड, एंगुलर वेलोसिटी निकालना है आफ्टर 2 सेकंड, तो 2 सेकंड पे हमें निकालना है, ठीक है, 2 सेकंड पे हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। तो एंगुलर वेलोसिटी तो हम लोग निकाल चुके हैं, अब इसको 2 सेकंड पे निकालना है, तो एट 2 सेकंड टी का वैल्यू 2 रखा जाए, टी का वैल्यू 2 रखा जाए, तो 6 × 2 का स्क्वायर करोगे, दैट इज 6 × 4, दैट इज 24, और ये क्या हो जाएगा भाई, तो रेडियन पर सेकेंड, 24 रेडियन पर सेकेंड। इस तरह से हमें आंसर मिल जाएगा, क्योंकि हमें भाई थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जब दे रखा था, तो ओमेगा निकालने के लिए सिंपली हमें क्या करना है भाई, तो डिफ्रेंशिएट करना है एंगुलर पोजीशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफ्रेंशिएट किया हमने विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और हमें जो मिला वही था इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी एट ए टाइम t, समझो ये एंगुलर वेलोसिटी, तो t का वैल्यू 2 रखा और निकाल लिया हमने एंगुलर वेलोसिटी एट t = 2 सेकंड। चलो क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट जल्दी से हम लोग इसको सॉल्व कर दिया जाए, चलो बहुत बढ़िया। ए बॉडी ऑफ मास m, ट्राई कर लिया होगा पता लगा करके, अच्छे बच्चे। तो ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रॉम ए पॉइंट 2r above द अर्थ सरफेस, इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हैज़ फॉलन ए पॉइंट r above द अर्थ सरफेस। अच्छा, में कुछ तो क्लू है, कुछ तो क्लू है, यहाँ देखो कुछ क्लू है इधर। बॉडी ऑफ मास m स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रॉम ए पॉइंट 2r above द अर्थ सरफेस। अच्छा, तो इससे 2r एबव द अर्थ सरफेस, यहाँ पे जो h1 है वो 2r है, यहाँ से फॉल करना शुरू करता है, ठीक है भाई, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन 0।
इट हैज़ फॉलन टू ए पॉइंट आर एबव द अर्थ सरफेस। अच्छा, तो अब इससे आर एबव द अर्थ सरफेस यहाँ पे आया, यहाँ पे फॉल किया, ये ए है, समझो ये बी है, तो ए से बी का मोशन हुआ अर्थ सरफेस। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। तो क्वेश्चन निकालना है, ए काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हैज़ फॉलन टू ए पॉइंट आर एबव द अर्थ, मीन्स यहाँ पे तुम्हें चाहिए काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, यहाँ पे चाहिए काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, ये हमें निकालने हैं। ये फॉल किया ए से बी, मीन्स टूअर्ड हाइट से ये आर हाइट पे आ गया है, तो ये हमारा H2 है। H2 का वैल्यू हमारा ये है। सो H1 से H2 हाइट पे आया है, और ये हमारा मास कैपिटल M, जी तो है ही, रेडियस है ही। चलो ये निकालना है हमें काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना गेन हो जाएगा भाई इतना फॉल करने से? तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे। ऑब्वियसली अंडर कंजर्वेटिव फोर्स जब भी मोशन हो तो काइनेटिक और पोटेंशियल में आपस में कन्वर्जन होते हैं, नेट एनर्जी का लॉस तो होता नहीं है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं फॉर ए टू बी मोशन, फॉर ए टू बी फॉलिंग, ए टू बी फॉलिंग जो हुआ है उसके लिए, दैट इज H1 हाइट टू H2 हाइट जो फॉल किया है, उसके लिए हम लिख सकते हैं कि लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी है, इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी है। बिल्कुल है भाई। तो यहाँ से हम लोग काम करेंगे, लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें, वही हमारा गेन इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यही तो हमें निकालने हैं, हमें काइनेटिक एनर्जी ही तो निकालने हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फाइनल है वही निकालना है। इनिशियल तो जीरो था, वहाँ तो रिलीज किया ही है, यही हमें के तो चाहिए, इसलिए काम यही करने हैं हमें। तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस चाहिए, तो पहले का पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे जब था तो, और बी पॉइंट पे जब आया है तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस निकालने हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का तुम्हें फॉर्मूला पता ही है कि पोटेंशियल एनर्जी होता है -GMM/r, बस ये काम कर देने हैं भाई। तो यहाँ पे उसमें तो बस स्मॉल r का वैल्यू रखने हैं, जो सेपरेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ था वही रख देने थे और कैलकुलेट कर लेने थे। कर लोगे ना भाई, वो सब तो कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, इस पे देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से एक बार ट्राई करना हो तो ट्राई कर लो। सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m, solid cylinder of mass m and radius r rolls without slipping down an inclined plane of length L, down an inclined plane of length L। ठीक है भाई, एक inclined plane हो गया ये, और ये L inclined plane का है, एंड हाइट h, हाइट भी दे दिया हुआ है भाई कि इसका हाइट h है। ठीक है, what is the speed of its center of mass when the cylinder reaches the bottom, बॉटम पे जब पहुंच जाए सिलेंडर तो उस समय इसका सेंटर ऑफ मास का स्पीड क्या होगा? VCM हमें चाहिए। क्या चाहिए भाई? VCM का वैल्यू चाहिए, जबकि यहाँ से हम लोगों ने टॉप से इस सिलेंडर को रिलीज़ किया था और ये रोलिंग करता हुआ अपना जा रहा है, प्योर रोलिंग। तो यहाँ पे लिखा है विदाउट स्लिपिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लेंथ L, हाइट h, व्हाट इज द स्पीड एट द सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का क्या स्पीड होगा? तो फिर इसमें हम लोग देखो दो तरीके से काम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे दो मेथड हो सकते हैं। मेथड वन ये है कि तुम्हें एक्सेलरेशन पता है भाई कितना, तो g sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 + i डिवाइडेड बाई mr²। ये एक्सेलरेशन पता है तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लो, फिर स्पीड निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया, कितना एंगल दिया हुआ था थीटा भाई, तो थीटा का वैल्यू दिया था कुछ, कितना एंगल दिया था विदाउट स्लिपिंग एन इंक्लाइंड प्लेन सेंटर ऑफ मास। अच्छा नहीं दिया है, कोई बात नहीं, थीटा ही रहने दो। तो ये हो गया g sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 + मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? सॉलिड सिलेंडर है, mr²/2 सॉलिड सिलेंडर है। क्या करेंगे? mr²/2 mr²/2 अपॉन mr² करेंगे, mr²/2 अपॉन mr² कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, मीन्स ये 3/2 हो जाएगा और ये बन जाएगा 2/3 g sin थीटा। क्या मिल जाएगा हमें? 2/3 g sin थीटा मिल जाएगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू है ये। तो एक्सेलरेशन का जब वैल्यू ये आ गया तो तुम आराम से स्पीड एट द बॉटम निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो भाई? तो स्पीड एट द बॉटम v² = u² + 2 as से। कैसे? तो भाई देखो v बॉटम पे स्क्वायर = 0² + 2 × एक्सेलरेशन कितना आया है भाई? तो ये आया है 2/3 g sin थीटा। ये है एक्सेलरेशन और हाइट ये s कितना? तो वो तो l है, लेकिन L के टर्म में नहीं लिखा हुआ है, तो H के टर्म में बात करेंगे। तो बताओ भाई यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो साइन थीटा का वैल्यू है h/L, इसलिए L का वैल्यू हो जाएगा h/sin थीटा। हमें ऑप्शन देख के चलने हैं, तो H है ऑप्शन में, इसलिए L का वैल्यू नहीं लिखने हैं, जबकि ये S क्या है? S = L और L का वैल्यू क्या आया? L का वैल्यू h/sin थीटा आया। तो यहाँ पे हम लोग चाहें तो
एल का वैल्यू क्या लिखेंगे, एच अपॉन साइन थीटा लिखेंगे। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, और ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल होगा और मिल जाएगा तुम्हें वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना भाई, तो यहाँ पे 4/3 और ये g इंटू एच, इसलिए वी बी का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 4/3gh, अंडर रूट 4/3gh, ये हो जाएगा ऑप्शन, अंडर रूट 4/3gh, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक तो ये है मेथड। दूसरा मेथड ये भी हो सकता है, कुछ लोग ये सोच सकते हैं अरे हो क्या रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है और गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है वही गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा, तो उस हिसाब से भी हम लोग लिख सकते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ भाई, तो mgh हुआ है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना भाई, यहाँ से यहाँ आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना, जो हाइट में लॉस होता है उसी से तो होता है पोटेंशियल एनर्जी में लॉस, तो mgh का लॉस है, तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस तो mgh हुआ है, और काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा वो हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि रोलिंग करता हुआ है तो दोनों काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे रोटेशनल और प्लस ट्रांसलेशनल, हाफ m इंटू VCM है, हमें तो VCM निकालने हैं, हमें तो VCM ही बॉटम पे का स्पीड निकालने हैं, तो ये mgh इज इक्वल टू हाफ इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, तो भाई सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है तो mr²/2 लिखेंगे, तो mr²/2 और ओमेगा हमें नहीं चाहिए, हमें VCM चाहिए, तो ओमेगा इज इक्वल टू देखो भाई VCM होता है r ओमेगा, इसलिए ओमेगा का वैल्यू V/r लिखेंगे। VCM मतलब VB बॉटम पे जो है VB/r, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है भाई, प्लस ये क्या आ गया, तो हाफ m इंटू VCM² यानी कि VB बॉटम पर का, तो यही VB हमें चाहिए। तो यहाँ देख रहे हो दोनों में VB है, VB को चाहो तो तुम बाहर निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या मिला हमें, तो यहाँ पे मिल गया है mr²/4 और r² से r² कैंसिल हो जाएगा, r कैंसिल हो जाएगा यानी कि m/4, यहाँ मिल जाएगा m/4 VB², m/4 और प्लस ये क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे m/2 VB², m/2 VB²। तब सोच लो m/4 और m/2 कर लेंगे, और mm तो बेकार है, mm कैंसिल हो जाएगा, इसलिए GH इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1/4 और 1/2 मीन्स 3/4, क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 3/4 VB², और इसलिए VB का वैल्यू हो जाएगा 4/3GH अंडर रूट, ये हो जाएगा VB का वैल्यू। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं भाई, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिखा हम लोगों ने, और गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ प्योर रोलिंग करता हुआ आ रहा है, इसलिए ट्रांसलेशनल भी लिखोगे और रोटेशनल भी लिखोगे, उस हिसाब से भी निकाल सकते हैं कि बॉटम पे हमारा क्या लीनियर स्पीड गेन करेगा, दोनों तरीके से निकाल सकते हो। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, इसको ट्राई करो, रेडी 1 2 3 ट्राई करके हो गया। फिर इन ए प्लैनेटरी मोशन कर तो लिया है ट्राई, इन ए प्लैनेटरी मोशन द एरियल वेलोसिटी ऑफ द पोजीशन वेक्टर, एरियल वेलोसिटी ऑफ द पोजीशन वेक्टर, यही है पोजीशन वेक्टर भाई, ठीक है, एरियल वेलोसिटी ऑफ द पोजीशन वेक्टर डिपेंड्स ऑन द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एरियल वेलोसिटी डिपेंड करता है ओमेगा पे, एंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम सन स्मॉल r पे, ठीक है, स्मॉल r पे डिपेंड करता है। द करेक्ट रिलेशन फॉर एरियल वेलोसिटी इज, अच्छा एरियल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू बताने हैं ओमेगा और r के टर्म में, तो ठीक है भाई, एरियल वेलोसिटी जो होता है dA/dt वो क्या होता है, तो हमें पता है एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाई 2m होता है, याद होगा एरियल वेलोसिटी हम लोगों ने प्रूव भी किया था, तो एरियल वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम अपॉन 2m होता है, ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो तो हम लोग लिख सकते हैं mvr डिवाइडेड बाई 2m, यानी कि vr डिवाइडेड बाई 2 आया, हमें निकालना है ओमेगा के टर्म में, तो VR/2 आया है, तो इसको जरा हम लोग V को ओमेगा के टर्म में लिखें, तो V इक्वल टू R ओमेगा इंटू R डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स क्या आया भाई, तो R²/2 ओमेगा, R²/2 आया ओमेगा, सो dA/dt मीन्स एरियल वेलोसिटी हमें ये मिल चुका है, तो एरियल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे, तो एरियल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू R² ओमेगा, R² ओमेगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या भाई, तो एरियल वेलोसिटी, कौन सा वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू R² ओमेगा, तो R² ओमेगा ये है, इसलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाई 2m यही होता है हमारा एरियल वेलोसिटी, याद रखने हैं, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है और मास रिवॉल्विंग बॉडी का वो तो कांस्टेंट है ही, ये तो हमारा कैपिटल M है।
ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई कर लो, फिर हम लोग इसको भी डिस्कस कर लें। पॉज लगा करके ट्राई कर लिया। ए सिंपल पेंडुलम हैज़ टाइम पीरियड T1 व्हेन ऑन द अर्थ सरफेस। अच्छा भाई, अर्थ सरफेस पे जब सिंपल पेंडुलम लेते हैं तो इसका टाइम पीरियड है T1। ठीक है, T1 है when अर्थ सरफेस एंड T2 when taken to a height h above the अर्थ सरफेस। अच्छा, ये तो भाई जब ये अर्थ के सरफेस पे था तब, और इसको जब हम लोग h हाइट और ऊपर लेके चले गए, मीन्स h इज़ इक्वल टू r, इतना हाइट और लेके चले गए, तो यहाँ पे जब पेंडुलम को ऑसिलेट कराया जाता है तो यहाँ पे इसका टाइम पीरियड है T2। ठीक है, above the earth surface when r, where r is the radius of the earth, the value of T2 upon T1। अच्छा, तो T2 upon T1 चाहिए, तो T1 तो होगा 2 पाई रूट ओवर L बाई जी। तो G हमारा अर्थ के सरफेस वाला, G का वैल्यू होता है GM बाई आर स्क्वायर अर्थ के सरफेस पे, और H हाइट पे चले जाएं तो GM, ये हमारा GM डिवाइडेड बाई वो सेपरेशन स्क्वायर मीन्स स्मॉल r, ये स्मॉल r, जो कि स्मॉल r क्या है भाई, तो कैपिटल R प्लस H है, डेट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2r का स्क्वायर, GM बाई आर स्क्वायर होता है भाई अर्थ के सरफेस पे, ये है H हाइट पे हमारा, R प्लस H बोले या R प्लस R बोले हम लोग, तो ये क्या मिल गया भाई, तो GM बाई आर स्क्वायर जो होता है वो 4 टाइम्स कम हो गया, मीन्स G एट हाइट H इज G0 डिवाइडेड बाई 4 है भाई ये। ठीक है, बाई 4 है। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 2 पाई रूट ओवर L अपॉन, यहाँ G का वैल्यू हो गया G बाई 4, G बाई 4 हो गया, 4 ऊपर आएगा और ये रूट बाहर निकल के 2 हो जाएगा, इट मीन्स 2 टाइम्स ये T1 हो जाएगा। सो T2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स T1, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो T2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स T1 मीन्स T2 बाई T1 विल बी इक्वल टू 2। T2 बाई T1 क्या हो जाएगा हमें, तो 2 मिल जाएगा, क्योंकि T2 आया है 2 टाइम्स T1, T2 इज़ 2 टाइम्स T1, इसलिए T2 अपॉन T1 इज़ 2। तो 2 वाले पे टिक लगा दें, कुछ करना नहीं है। G का वैल्यू यहाँ पे जब R हाइट पे जाओगे तो G बाई 4 हो जाता है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा टाइम पीरियड मॉडिफाइड हो गया, चेंज हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग जल्दी से। चलो इसको जल्दी से ट्राई मार लो, रेडी 1 2 3 ट्राई हो गया फ्री। चलो, इफ A इज द एरिया वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट ऑफ मास m, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज। अच्छा, तो A अगर एरियल वेलोसिटी है, मीन्स dA बाई dt, एरियल वेलोसिटी को ही इसने A से रिप्रेजेंट किया, एरियल वेलोसिटी, तो एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाई 2m तो होता है, एरियल वेलोसिटी तो यही होता है। तो एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, अच्छा भाई तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, ट्वाइस इंटू m इंटू एरियल वेलोसिटी जो A से रिप्रेजेंटेड है, यानी कि 2ma भी ठीक कर देंगे, 2ma हो गया। ठीक है, क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। एरियल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जरूर याद रखने हैं, काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग, जल्दी से इसको ट्राई करो भाई। तो क्वेश्चन में दिया है, ट्राई कर लिए, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 50% ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी देन द बॉडी इज। अच्छा, किसी बॉडी का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है, यहाँ पे जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, इफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 50% ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे क्वेश्चन में देना भी चाहिए फॉर प्योर रोलिंग, जो बॉडी है वो प्योर रोलिंग में है। ठीक है, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों तभी होता है जब रोलिंग बॉडी में हम लोग देखते हैं कंबाइंड मोशन जब होता है। तो कह रहा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 50% ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ mv²। इसका 50%, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ I ओमेगा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 50% ऑफ हाफ mvcm²। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या करना है, इसी हिसाब से हमें I का वैल्यू मिल जाए अगर, तो हमें मिल जाएगा कि वो सॉलिड किस टाइप का है, I का वैल्यू ही चाहिए हमें, तो हाफ को कैंसिल ही कर देते हैं। चलो हाफ को कैंसिल कर दिया तो I का वैल्यू मिल जाएगा हमें। ठीक है, हाफ हमने कैंसिल कर दिया, तो I ओमेगा² इज इक्वल टू, ये हो गया 1/2, तो 1/2 mvcm मतलब R ओमेगा, VCM मतलब R ओमेगा, तो ये हो गया। ठीक है भाई, तो ओमेगा² कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा क्या भाई, तो मिल गया हमें हाफ mr², ओमेगा² कैंसिल हो गया, तो हाफ mr² मिला। अब हाफ mr² जिसका होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही सॉलिड है। ये किसका हाफ mr² होता है, इसका तो 2/5 होता है mr²।
हॉलो स्फीयर 2/3 होता है, सिलेंडर का होता है हाफ mr², रिंग का तो mr² होता है, तो सिलेंडर का ही हमारा होता है mr²/2 मीन्स हाफ mr²। तो यही हो जाएगा, इट मीन्स सिलेंडर में ही ये पॉसिबिलिटी है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 50% ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमने इक्वेशन लिखा और सॉल्व करके आई निकाल लिया, क्योंकि आई से ही पता लगेगा कौन सा टाइप का सॉलिड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, इसको जल्दी से ट्राई मारो। वेरी गुड, रेडी 1 2 3 ट्राई करके हो गया फ्री। चलो, द रेडियस ऑफ ए प्लैनेट इज 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अ प्लैनेट, जो रेडियस ऑफ प्लैनेट है 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, एंड इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डबल दैट ऑफ द अर्थ। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लैनेट पे है, डबल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स विल द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट एट द प्लैनेट सरफेस। अच्छा, प्लैनेट सरफेस पे हमारा एस्केप वेलोसिटी एज कंपेयर टू इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ सरफेस। अच्छा, ये कितना टाइम्स होगा, हाउ मेनी टाइम्स होगा जब एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ पे एस्केप वेलोसिटी के कितना टाइम्स होगा उस प्लैनेट पे। ठीक है, तो हम लोग एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू जानते हैं, किसी भी प्लैनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी होता है वो होता है √2gm/r, मास ऑफ द प्लैनेट, रेडियस ऑफ द प्लैनेट। तो अर्थ के लिए हम लोग बात करें तो अर्थ के लिए मीन्स अर्थ के लिए अगर लिखते हैं हम लोग तो अर्थ के लिए है हमारा, अगर एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ लिखें तो √2g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, ऐसा लिखेंगे। अब हमें न्यू वाले प्लैनेट पे निकालने भाई, न्यू प्लैनेट पे निकालने हैं तो एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट विल बी इक्वल टू √2g मास ऑफ द प्लैनेट। तो मास ऑफ द प्लैनेट यहाँ नहीं दिया है, स्मॉल जी के टर्म में। अच्छा, स्मॉल जी दिया हुआ है तो स्मॉल जी के टर्म में ही लिख लें इसको। तो इसको क्या करते हैं भाई, तो gm/r², अगर r से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ये ऐसे हो जाता है और ये बन जाता है √2 और ये बन गया स्मॉल g और ये r। तो इसी का यूज़ करेंगे, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हमें भाई स्मॉल g का रिलेशन दिया हुआ है। तो सीधा हम लोग लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, तो एस्केप वेलोसिटी होता है √2g इंटू रेडियस ऑफ द प्लैनेट। तो बस ठीक है भाई, तो इसका क्या हो जाएगा, तो 2 टाइम्स, और g का वैल्यू कितना है भाई प्लैनेट पे लिखना चाहते हो तो यहीं पे लिखना पड़ेगा, रेडियस भी प्लैनेट का। तो gp है हमारा 2 टाइम्स g0 अर्थ वाले के रिस्पेक्ट में। और rp कितना है भाई, तो रेडियस rp है 1/4 ऑफ r, ये तो 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये वैल्यू लिखेंगे। यानी कि वैल्यू क्या मिल गया भाई, तो ये 2 से ये वाला कैंसिल होगा तो 1/2 आ जाएगा, यानी कि 1/√2 रहेगा, और बाकी हमारा एज इट इज फॉर्मूला हो जाएगा 2g0 r0। और यही तो है हमारा एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। इसलिए क्या हो जाएगा, एस्केप वेलोसिटी अर्थ सरफेस पे और उसका 1/√2 टाइम्स हो जाएगा। इसलिए k का वैल्यू क्या हो गया, तो 1/√2 टाइम्स हो जाएगा, 1/√2 टाइम्स हो जाएगा। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मास अगर होता, मास का भी कंपेयर दिया होता, मास का कंपैरिजन रेशियो दिया होता तो इसका यूज़ करते हैं। अभी स्मॉल जी का रेशियो दिया हुआ है इसलिए इसका यूज़ कर रहे हैं, इसका यूज़ करेंगे और इस हिसाब से निकाल लेंगे। प्लैनेट पे होगा 1/√2 टाइम्स अर्थ के रिस्पेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये प्रोबेबली आज लास्ट क्वेश्चन हो सकता है ये। चलो देखें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। द डेप्थ एट विच द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g/4 अभी निकाला था। अच्छा, जी हाइट निकाला था, अभी तो ये डेप्थ पे पूछ रहा है, डेप्थ पे कितने डेप्थ पे ये g/4 हो जाएगा। तो भाई d डेप्थ पे होता है, फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि डेप्थ वाला का तो यही फॉर्मूला होता है, और ये हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ g है। g का d का वैल्यू कुछ भी ले लें हम लोग, अर्थ के सेंटर तक पहुंचना चाहें अर्थ के सेंटर तक भी पहुंच जाएं, तो ये कोई अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट नहीं है, एग्जैक्ट रिलेशन है। तो यहाँ पे हम लोग का अर्थ के सरफेस पे ये है, उसका 1/4 हो जाए, मीन्स यहाँ पे हमें चाहिए डेप्थ, इस d का वैल्यू चाहिए, इसी डेप्थ का वैल्यू चाहिए, मीन्स यही d हमें चाहिए। ठीक है भाई, तो जी का वैल्यू यानी d डेप्थ पे जो वैल्यू है जो कि g0/4 होना है, तो बस ये डेप्थ का वैल्यू चाहिए, कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें क्या परेशानी है। तो डेप्थ का वैल्यू है उसको g0/4 रखोगे, क्योंकि d डेप्थ हमें यही है, इधर हमारा g0 है 1 - d/r है, तो बस यही डेप्थ का वैल्यू हमें चाहिए। तो ये 1/4 हो गया, इट मीन्स 1/4, g0 कैंसिल होगा, 1/4 = 1 - d/r। सो d/r क्या मिला भाई, तो d/r वैल्यू मिल गया हमें, d/r वैल्यू में 1 - 1/4 बेस
3/4, 1 - 1/4 मीन्स 3/4, इसलिए डी का वैल्यू हो गया 3/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, 3/4, ठीक है, 3/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब ये r/4 ही रह जाएगा। यहाँ पे पहुँचने पड़ेंगे, ये डेप्थ चाहिए, ये डेप्थ चाहिए, ये d का वैल्यू कितना आ गया भाई, तो 3/4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ इतना, और ये r/4 ही भी रह जाएगा सेंटर से। ये अगर सेंटर है तो इस पॉइंट पे ऐसा होगा कि ये g0/4 हो जाएगा। तो 3/4 ऑफ r, 3/4 ऑफ r, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करो। एन आयरन बॉल एंड ए वुडन बॉल ऑफ सेम रेडियस आर रिलीज फ्रॉम ए हाइट h इन वैक्यूम। अच्छा भाई, वैक्यूम में, ये मान लो वैक्यूम है, कोई अर्थ का एटमॉस्फेयर समझो नहीं है, वैक्यूम में है, और आयरन बॉल है, आयरन का भी है, और एक वुडन बॉल है। ठीक है भाई, एक वुडन बॉल है, रिलीज फ्रॉम हाइट h हाइट से हमने रिलीज किया इन वैक्यूम। द टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ देम टू रीच द ग्राउंड इज। अच्छा, ग्राउंड को रीच करने में टाइम टेकन बताना है। तो भाई हम लोग एयर रेसिस्टेंस नेगलेक्ट करके जब कैलकुलेट करते हैं तो h हाइट कवर करने में जो टाइम लगता है वो टाइम होता है √2h/g। फॉर्मूला याद रहना चाहिए, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, निकाल सकते हो। कैसे टाइम का निकालेंगे भाई, तो टाइम निकालना चाहते हो तो इससे फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं, s = ut + ½ AD²। मान लो इसी डायरेक्शन में पॉजिटिव है, लिखना चाहते हैं तो s = हम लोग लिखेंगे ut + ½ AT², और s का वैल्यू लिखना है h, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, रिलीज किया है, प्लस ½ इंटू एक्सेलेरेशन कितना है g है, और इंटू t² करोगे, और इससे हमें मिल जाएगा t का वैल्यू कितना भाई, तो 2h/g √। ठीक है भाई, तो लोग रेडीमेड याद रखते हैं कि h हाइट अंडर ग्रेविटी हमें फॉलो करना है g एक्सेलरेशन से, तो √2h/g यही होता है। एयर रेसिस्टेंस नेगलेक्ट करें तो एयर रेसिस्टेंस नेगलेक्ट ही करने को तो बोल रहा है। वैक्यूम है, इसका मतलब समझो एयर है ही नहीं। वैक्यूम है मीन्स एयर है ही नहीं, एयर गायब है भाई। एयर जब नहीं है तो दोनों का टाइम क्या होगा, सेम होगा, दोनों का टाइम क्या होगा, वो सेम होगा। एयर रेसिस्टेंस है ही नहीं कि जो वुडन पे कम हमारा विस्कस फोर्स लगे, इस पर कम बाउंड फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाए या विस्कस फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाए, तो ये तो होना नहीं है क्योंकि वैक्यूम है। ना तो एयर है क्योंकि विस्कस फोर्स लगेगा, और ना ही एयर है कि बाउंड फोर्स लगेगा। एक्चुअल में अगर देखेंगे तो विस्कस फोर्स भी लगेगा भाई, जो कि होता है कितना भाई, तो 6πr, और एटा भी याद होगा, एयर का विस्कोसिटी चाहिए, और बाउंड फोर्स भी होता है। तो भाई जितना हमारा डेंसिटी होगा, किसका, एयर का डेंसिटी, इंटू वॉल्यूम 4/3πr क्यों अगर स्फेरिकल है तो, और इंटू जी, यानी वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड होता है, वैसे वेट ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड मीन्स एयर। एयर जितना वेट एयर का डिस्प्लेस कर रखा है बॉल ने वो उस हिसाब से हम लोगों का अप थ्रस्ट लगेगा। तो अप थ्रस्ट और ये दोनों का दोनों हमारा क्या है, जीरो है मीन्स इनका कोई रोल देखना ही नहीं है, वैक्यूम है, इसलिए दोनों को एग्जैक्टली सेम टाइम लगेगा, एग्जैक्टली इक्वल टाइम लगेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो इसको भी मिटाया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, चलो जल्दी इसको ट्राई कर लिया जाए, जल्दी से इसको ट्राई कर लिया जाए भाई। चलो ट्राई कर लिया, रेडी, 1 2 3 सॉल्व कर लिए। ए थिन रॉड ऑफ लेंथ L इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल। थिन रॉड है L लेंथ का, उसको सेमी सर्कल के फॉर्म में हमने बेंड कर दिया। ठीक है भाई, सेमी सर्कल के फॉर्म में हमने इसको बेंड कर दिया, इस तरह से सेमी सर्कल बन गया। थिन रॉड था ये, लेंथ L का, इसका मतलब ये सरकमफ्रेंस जो है इसका टोटल होता तो 2πr, और ये है तो πr। L जो है हमारा वो πr है, टोटल होता तब ना हमारा 2πr होता। r रेडियस है अगर तो इसका हमारा बन जाएगा 2πr का हाफ, दैट इज πr। L हमारा πr है, इसलिए कभी भी रेडियस अगर यूज़ करना पड़ेगा तो वो L/π अपना यूज़ कर सकते हैं। ठीक है भाई। द मास ऑफ द रॉड इज m, मास ऑफ द रॉड हमारा दिया हुआ है m। देन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ सर्कल, यहाँ पे बताना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने हैं भाई, तो एलिमेंट लेकर के निकाल सकते हो, उसका dv होगा पोटेंशियल, और dv पोटेंशियल कितना होता है, तो -g और dm डिवाइडेड बाई इसका r, क्योंकि r सेपरेशन पे है।
इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, या फिर मैंने बताया था कि जब किसी सिस्टम के सारे मास इक्वल सेपरेशन पे हों फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, तो पी पॉइंट पे निकालना है और सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो आर सेपरेशन, आर सेपरेशन, आर सेपरेशन, आर सेपरेशन, आर सी सेपरेशन, आर ही सेपरेशन, ये भी आर ही सेपरेशन है और ये भी आर ही सेपरेशन, जब सारे हों तो माइनस जी टोटल मास डिवाइडेड बाय कॉमन सेपरेशन, यही यूज़ कर सकते थे। तो माइनस जी एम बाई आर, और टोटल मास कितना था, तो वो तो एम ही, वो तो दिया ही हुआ है, तो माइनस जी एम बाई आर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और वैल्यू कितना है भाई आर का, तो आर का वैल्यू था एल बाई पाई, तो एल अपॉन पाई, तो एल अपॉन पाई, तो पाई माइनस पाई जी एम बाई एल, 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 ये यूज़ कर सकते हैं। इधर इंटीग्रेट करके अगर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। सिंस ऑल एलिमेंट्स, जितने भी डी एम एक एक करके जो एलिमेंट्स आएंगे सब के लिए G कॉमन है, R भी कॉमन है, इसलिए DM 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 इंटीग्रेट करोगे, और जब DM DM इंटीग्रेट करोगे तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम पाओगे। तो माइनस जी इंटू टोटल मास डिवाइडेड बाई आर, यही हो जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट P। बस तुम्हें माइनस और मास टोटल रखने हैं, और रेडियस का वैल्यू तो है ही एल बाई पाई, तो एल बाई पाई का वैल्यू रख देंगे और कैलकुलेट हो जाएगा। चलो क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई जल्दी से ये क्वेश्चन ट्राई कर लिया जाए फटाफट, चलो देखा जाए, चलो जल्दी से रेडी, 1 2 3 ट्राई करके हो ही जाएंगे फ्री, हो गए होंगे फ्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सिलेंडर है, अरे भाई तुम तो जा, ठीक है, तू तो जा भाई, जा भाई जा। सिलेंडर ऑफ मास m is suspended by 2 strings wrapped around it as shown. The acceleration is a, अच्छा ये जो acceleration है वो a है, and the tension is t, tension is t, ठीक है। When the cylinder falls and the string unwinds, खुलता जा रहा है, देन द एक्सेलरेशन एंड टेंशन का वैल्यू निकालना है। थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड हो गया, एक्सेलरेशन निकालने हैं और टेंशन भी निकालने हैं। तो चलो इसके लिए तो भाई तुम्हें इक्वेशन लिखने पड़ेंगे। तो हम लोग देखो, ये जैसे जैसे खुलता जाएगा सिलेंडर वैसे वैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, एक्सेलरेट होता जाएगा, और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन यहाँ पे है। और जो स्ट्रिंग है खुलता जा रहा है, तो स्ट्रिंग के पॉइंट पे रबिंग नहीं हो रहा, खुलता जा रहा है, ये आगे बढ़ता जा रहा है, खुलता जा रहा है, ये आगे बढ़ता जा रहा है। मीन्स इसका साइड से देखो तो ये ऐसे सिलेंडर जो है वो इस तरह से खुलता जा रहा है इधर से, और ये स्ट्रिंग हमारा आगे इस तरह से स्ट्रिंग खुलता जाएगा, और ये सिलेंडर आगे, 2 स्ट्रिंग हैं इसमें 2 स्ट्रिंग हैं, क्योंकि सिलेंडर भी हमारा इस तरह से है, दोनों स्ट्रिंग इस तरह से समझो कनेक्टेड हैं, दोनों सिलेंडर बैलेंस किए हुए हैं कि ये सिलेंडर गिरते समय समझो हॉरिजॉन्टल ही रहे, ये इसका टेंडेंसी होगा, तो इस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे करते हुए एक्सेलरेट हो रहे हैं डाउनवर्ड। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये कंबाइंड मोशन है। कैसा मोशन भाई? कंबाइंड मोशन। कंबाइंड मोशन है तो इसको कैसे हम लोग डील करते हैं, तो 2 इक्वेशन लिखते हैं, एक नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, प्योर रोटेशनल मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो यही सेंटर ऑफ मास है। तो नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वही तो एक्सेलरेशन हमें निकालने हैं, यही एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर, यही चाहिए हमें। नेट फोर्स डाउनवर्ड लिखेंगे तो एक mg होगा, mg, और इधर से टेंशन इधर से टेंशन, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकली इसको हैंडल किए हुए हैं इसलिए दोनों टेंशन का वैल्यू सेम लेंगे, इसलिए ये क्या लिखेंगे भाई, तो mg मास माइनस t और t 2t, mg माइनस 2t इज इक्वल टू मास m इंटू एक्सेलरेशन, ये बन गया एक इक्वेशन, ठीक है भाई। लीनियर मोशन के लिए लिख लिया, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए लिख लिया, वैसे अब रोटेशनल के लिए लिखेंगे तो भाई सिलेंडर रोटेट भी कर रहा है, तो टॉर्क ऑफ द सिलेंडर अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ICM इंटू अल्फा। और तुम्हें पता है कि ये भाई प्योर रोलिंग करता हूँ क्योंकि कोई स्लिपिंग नहीं है, प्योर रोलिंग, नो स्लिपिंग, कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है, इसलिए एक और कंडीशन हम लोगों को पता होगा। एक और का जो इक्वेशन आया, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का हमने जो इक्वेशन लिखा तो उसमें क्या लिखा भाई, तो mg वेट फोर्स और माइनस 2t इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये लिखा था, अभी इक्वेशन नंबर 1 बना था। अब लिखेंगे हम लोग प्योर रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो प्योर रोटेशन, अब उसके लिए लिखना चाहते हैं प्योर रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो अबाउट सेंटर ऑफ मास के लिए प्योर रोटेशन लिखें,
ठीक है, इस तरह से प्योर रोटेशन के कॉरस्पॉन्डिंग लिखेंगे तो आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आई सी एम इंटू अल्फा लिखेंगे। और आई सी एम कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे देखे हुए कि टेंशन वाला जो फोर्स है यही टॉर्क लगाएगा। ठीक है, ऐसे है, देखो यहाँ पे तो mg लग रहा है, ये टेंशन का फोर्स ही है जो टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट, क्योंकि ये वाला वेट फोर्स तो इसका सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है, तो ये टेंशन है, एक और जो टेंशन है ये दोनों का दोनों ये हमारा सर्कमफ्रेंस से पास हो रहा है, इसलिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये r बनेगा। मीन्स एक का टी आर और दूसरे का टी आर, यानी कि 2t इंटू आर, ये हमारा बन रहा है t इंटू आर, इसका ये भी t इंटू आर लगाएगा, और इधर से भी एक और t है तो एक और t इंटू आर इसका भी लगेगा, इसका भी t इंटू आर और इसका भी t इंटू आर के टॉर्क लगेगा, जो कि इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे रोटेट कराना चाहेगा, इस सिलेंडर को रोटेट कराना चाहेगा। ठीक है, तो ये टॉर्क इज इक्वल टू आई सी एम। तो यहाँ पे है कैसा सिलेंडर है भाई, तो सिलेंडर दिया हुआ है, बस सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर नहीं लिखा है, तो सॉलिड सिलेंडर ही समझें, जब नहीं लिखा है तो सॉलिड सिलेंडर समझें। तो उस कंडीशन में mr²/2 हो जाएगा, mr²/2 सॉलिड सिलेंडर समझ रहे हैं। ठीक है, क्या समझ रहे हैं, सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर समझ रहे हैं। उस हिसाब से अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग a/r लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि अगर ये a एक्सेलरेशन से अगर डाउनवर्ड है तो पता है तुम्हें कि VCM इज इक्वल टू r ओमेगा होता है प्योर रोलिंग के लिए, नो स्लिपिंग है, और ACM इज इक्वल टू r इंटू अल्फ़ा होता है, इसलिए हम लोग अल्फ़ा को a/r लिखेंगे। और इससे क्या होगा, देखो भाई, तो ये हो गया ICM इंटू अल्फ़ा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कैंसिल होता है, तो यहाँ r का वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, एक r से एक r कैंसिल होगा और दूसरा r इधर से भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे बन जाएगा 2t इज इक्वल टू ma डिवाइडेड बाई 2 मिला। 2t मैंने इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ 2t ही चाहिए, 2t निकल जाए तो एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो चलो भाई 2t को रिप्लेस मारते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में, तो इससे मिल जाएगा हमें mg माइनस 2t के बदले में लिखेंगे ma/2 इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन से m इंटू a, इसलिए यहाँ हो गया mg इज इक्वल टू ma/2 यानी कि 3/2 टाइम्स ma। सो a का वैल्यू मिल गया 2/3g। तो 2/3g यानी कि 0.66g से ये चलेगा डाउनवर्ड, एक्सेलरेट होगा, लीनियर एक्सेलरेशन इसका मिल चुका। टेंशन का वैल्यू चाहिए तो टेंशन का वैल्यू तो निकाल लेंगे भाई, अब a का वैल्यू इसमें डाल देंगे। 2t का वैल्यू कितना आया था, ma/2, तो m और a का वैल्यू रख देंगे 2g/3, और ये तो 2 है, 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या मिल जाएगा हमें, तो mg/3 मिल जाएगा। 2t इज इक्वल टू mg/3, सो t इज इक्वल टू mg/6, t का वैल्यू मिल गया mg/6। ठीक है, ये हमने निकाला कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमने a का वैल्यू रख दिया और इससे हमें मिल जाएगा m a/2 था, a का वैल्यू हमने रख दिया ma/2, इस तरह से हमें मिल गया। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये मिल गया। तो t है mg/6, और इधर एक्सेलरेशन था 2/3g, तो एक्सेलरेशन है 2/3g और mg/6, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, फर्स्ट वाला ऑप्शन ही